Larry Ellison का quote था, I think 3-4 months back, where he announced 30,000 layoffs types थे. And he said in a public statement that this is not a cost reduction exercise. This is a cost allocation exercise. What he means is, तो एज अ स्टूडेंट या एज अ 20-year-old से, सो इफ आई हैव टू बी इन दैट टॉप टैलेंट कि मैं वैल्यूएबल बनूं ना कि cheap. Like if somebody wants to make their first crore in life, the easiest way is to basically spend 2-3 years. Today's kids are pretty exposed, pretty smart. उनके पास ना दुनिया की दो सबसे पावरफुल चीजें हैं, एक YouTube और एक ChatGPT. आपके पास YouTube है और GPT है, तो व्हाट वुड मुकुल इन 2026 do? There's something called 10,000 hour rule. Hard work is the laziest way to success. कौन सी आप देखते हो यंग एंटरप्रेन्योर्स को जब वो आइडिया फाइंडिंग कर रहे होते हैं, प्रॉब्लम फाइंडिंग कर रहे होते इतनी हैं, हल्की चीज का इतना भारी दाम क्यों है? क्या गलतियां वो कर जाते हैं जो वो अवॉइड कर सकते मारुति बहुत पैसे बनाता है, रोल्स रॉयस बहुत पैसे बनाता है. बीच में जो कंपनीज होती हैं वो थोड़ा थोड़ा स्ट्रगल करती हैं. यार देखो, जो भी चीज़ किताब में लिखी है ना, वो तो मेरे को लगता है रिलेवेंट है. जो किताब लिखी हुई थी 2025 से पहले. जो रियल लर्निंग होती है ना, वो आती है गेस्ट लेक्चर से, विजिटिंग फैकल्टी से. ऊबर का फाउंडर इज कमिंग इनटू द कैंपस एंड दे आर सेइंग कि यार हमने अपने फर्स्ट 10,000 कस्टमर्स कैसे एक्वायर करे, और ही वुड बी शेयरिंग कि हाउ डिड वी एक्सपैंड टू मल्टीपल कंट्रीज. अब जैसे ये समझने में ना मुझे 10 साल लग गए यार, कैसे पिट के. आपकी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी का डार्केस्ट फेज कौन सा रहा है? बिल्डिंग अ कंपनी इज अ वेरी, इट्स द ऑड्स आर अगेंस्ट यू मैन. सॉल्व हो जाता है तो वो जॉयस हो जाता है, सॉल्व हो जाता है तो वही सेलिब्रेटरी हो जाता है, कहानी बन जाती है, मिसाल बन जाती है. नहीं सॉल्व होता तो वो इतिहास बन जाता है और वो किसी को सुनाया नहीं जाता. अगर उस दिन वो कंपनी बंद हो जाती तो आज ये बात नहीं हो रही होती. क्या डिफरेंस होता है वो लोगों में जो पैसा बनाते हैं लेकिन वेल्थ नहीं बना पाते? यार वो वही डिफरेंस है रेवेन्यू और प्रॉफिट का. द डिफरेंस लाइज इन एक्सपेंस. आई थिंक टू थिंग्स बेसिकली डिटरमाइन योर एबिलिटी टू क्रिएट वेल्थ. वन इज योर. आज के इस एआई पावर्ड और टेक ड्रिवन वर्ल्ड में इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं आईटी लेऑफ्स, टॉप आईटीज की प्लेसमेंट रेट गिरना और एक पूरी जनरेशन का कंफ्यूज्ड, अनएम्प्लॉयड और फाइनेंशियली अनस्टेबल फील करना. आज इंडिया का सबसे बड़ा क्राइसिस अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, सबसे बड़ा क्राइसिस कंफ्यूजन है. कंफ्यूजन जैसे कि क्या सीखें, कौन से करियर को चूज करें, एआई से डरना चाहिए या फिर एआई का फायदा उठाना चाहिए, और सबसे बड़ा क्वेश्चन, अगले 5 से 10 सालों में पैसा कहां पे बनेगा. ऐसे सवालों का जवाब वही दे सकता है जो एजुकेशन और टेक्नोलॉजी दोनों फील्ड्स को डीपली समझता है. और आज के हमारे गेस्ट मुकुल रस्तगी, जो कि फाउंडर है क्लास प्लस के और पोलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के, इनकी एक्सपर्टीज इन दोनों फील्ड्स में है. तो मैं क्लियरली बता देता हूं कि इस पॉडकास्ट में क्या है. अगर आप उससे रिलेट करते हो, अगर आपको वो चाहिए, तो इस पॉडकास्ट को आप जरूर देखो. सबसे पहले मुकुल ने बताया कि एआई के एरा में कौन से करियर चॉइसेस आपको अपने पहले 1 करोड़ तक लेके जा सकते हैं. एक बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस जो मुकुल ने दी कि 2 चीजें, चैट जीपीटी और यूट्यूब, इनको यूज करके कैसे आप हाई इनकम सोलोप्रेन्योर बन सकते हो. मतलब बिना टीम, बिना रिसोर्सेज के आप एक अच्छे वेल्थ क्रिएशन तक पहुंच सकते हो इन 2 पावर्स को यूज करके. उन्होंने ना एक 3D फ्रेमवर्क बताया जिसको यूज करके आप अपना एआई वेंचर बिल्ड कर सकते हो खुद से अकेले. उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग रीजंस के साथ बताया कि कौन सी जॉब्स हैं जो आने वाले टाइम पे डिसअपीयर हो जाएंगी और कौन सी वो अपॉर्चुनिटीज है जो एक्सप्लोर करेंगी. उनकी जो कंपनी है क्लास प्लस, उसकी जो वैल्यूएशन है वो आज की डेट में अराउंड 5,000 करोड़ है. हमने उनसे पूछा कि ये इतनी बड़ी कंपनी बनाने के पीछे जो सफर है, उस सफर में कौन सी चीजें हैं जो उन्होंने सही करी और कौन सी वो चीजें हैं, कौन सी वो गलतियां हैं जो लोग अवॉइड कर सकते हैं. और उन्होंने ना अपने बिजनेस के सबसे डार्क फेज के बारे में बताया. जब उन्होंने वो बताया ना, समझ आया कि एक बड़ी चीज बनने के पीछे क्या क्या कुर्बानियां होती हैं. इसीलिए मैंने उनसे पूछा कि अगर आज कोई वेल्थ क्रिएशन की जर्नी शुरू कर रहा है तो वो कौन सी गलतियां हैं जो वो अवॉइड कर सकता है. तो मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर अगले 5 सालों में आप अपनी इनकम, करियर और फ्यूचर को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हो, तो इस पॉडकास्ट को ना सिर्फ देखना मत, पेन और नोटबुक के साथ नोट्स बनाना, पॉइंटर्स लिखना, फ्रेमवर्क समझना, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है कि ये पॉडकास्ट ना उनमें से एक है जिसके लिए आपका फ्यूचर सेल्फ आपको थैंक यू बोलेगा. सो जो एक एस्पायरिंग करियर था इंजीनियरिंग, राइट, वहीं पे हम आईआईटीज के नंबर देख रहे हैं, वो भी डिस्करेजिंग है. ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंजीनियर्स का नंबर देख रहे हैं, वो भी डिस्करेजिंग है. और दूसरी तरफ हम ये भी कह रहे हैं कि एज अ प्रोफेशन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री या टेक इंडस्ट्री इवॉल्व कर रही है, ग्रो कर रही है. तो एज अ स्टूडेंट मुझे क्या
पता होना चाहिए सो दैट आई मेक श्योर कि मैं वो अनएम्प्लॉयमेंट या फिर लो नंबर्स वाली जगह पे ना पहुंचूं, मैं अपने करियर को इस इवॉल्वमेंट के साथ मैच कर पाऊं, इस पेस के साथ मैच कर पाऊं। रमेश, हिस्टोरिकली टेक कंपनीज, अब मैं टेक जॉब्स की बात करूंगा क्योंकि मेजोरिटी जॉब्स टेक में है, ठीक है। नॉन टेक जॉब्स की मेरे से मत बात करना, वो मीडिया में क्या हो रहा है, साइंस में क्या हो रहा है, लिटरेचर में क्या हो रहा है, मेरे को नहीं पता। मैं टेक का बंदा हूँ, मुझे टेक समझ में आता है। Historically, tech companies have paid or let's say rolled out jobs in India only for two reasons. And इंडिया क्या मतलब ग्लोबली टेक कंपनी से दो ही जगहों पे, दो ही केसेस में ऑफर रोल आउट करती है। या तो आपका स्किल एडवांटेज हो ओवर 99% अदर पीपल, दैट यू आर अ बेटर इंजीनियर देन 99% अदर इंजीनियर्स इन द वर्ल्ड, और 90% इंजीनियर्स, नॉट 99, ठीक है। तो अगर तुम दुनिया के 90% इंजीनियर से बेटर हो तो तुम्हें स्किल के बेसिस पे जॉब मिल जाएगी। या फिर ये है कि तुम 90% इंजीनियर से चीपर हो, ठीक है। क्या तो यू आर आइदर अ स्किल एडवांटेज टू द कंपनी और यू आर अ कॉस्ट एडवांटेज टू द कंपनी। हिस्टोरिकली मेजॉरिटी ऑफ इंडिया वाज अ कॉस्ट एडवांटेज बिकॉज 3 एंड मतलब एक डिसेंट डेवलपर की भी फ्रेशर सैलरी मतलब 5 to 6 lakhs होती है, विच इज लाइक $5,000 to $6,000 पर ईयर। यूएस में अगर आप एक डिसेंट फ्रेशर इंजीनियर जाओगे तो $60,000 to $70,000 आएगा, विच इज लाइक 10 times हायर। नाउ द पॉइंट इज कि अब जो बेसिक जब कंपनीज कॉस्ट एडवांटेज के लिए हायर करती हैं तो दे डोंट एक्सपेक्ट एक्सीलेंस आउट ऑफ दैट डेवलपर। वो बस ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यार मेरा बिजनेस एज यूजुअल, मेरा रूटीन काम हो जाए, मेरी थोड़ी बहुत एक्यूरेसी हो, मेरे मीडियोकर, मेरे क्लरिकल, मेरे लो हैंगिंग एफर्ट, जो लो हैंगिंग टास्क हैं वो सॉल्व हो जाए, ठीक है। नाउ दो सेम टास्क कैन एक्चुअली बी सॉल्व्ड बाय क्लॉड और कोडेक्स एट व्हाट कॉस्ट? $20 a month, which is like $240 an year, which is like 20 to 25,000 rupees. 20,000 rupees, dollar is less than 100 abhi to. So that's 20,000 rupees an year. So that cost advantage of India has gone. And I'm telling you, 80-90% of India's IT hiring, tech hiring, was not for skill advantage. It was for cost advantage. Because skill advantage कैसे होगा? आप मेरे को ये कह रहे हो कि यार इंडिया के डेवलपर्स दुनिया में सबसे तेज हैं, कि वो सर्बिया के डेवलपर से भी तेज है, वो चेकोस्लोवाकिया के डेवलपर से भी तेज है, वो यूएस के डेवलपर से भी स्मार्ट हैं, वो चाइनीज डेवलपर से भी ज़्यादा ब्रिलियंट हैं, वो साउथ अमेरिकन डेवलपर से ज़्यादा प्रोफिशिएंट है। ऐसा तो नहीं हो सकता। लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज अ ग्लोबल नॉलेज। आई थिंक इंडियन डेवलपर्स आर एट पार विद एवरीबडी एल्स। सो द real reason why Indian IT industry was growing all this while over the last 2-3 decades was because we had a significant cost advantage, because we are in a geography which requires lesser US dollars or lesser money compared to like sophisticated, because it's a developing economy, emerging economy है, GDP per capita low है हमारी। That cost advantage has gone. I understand कि US में वो fresher engineer को $50,000 चाहिए होते थे, इंडिया में $5,000 चाहिए होते थे, but GPT को $250 चाहिए होते हैं। तो while India was 10 times cheaper than US, was only like, while India was 10 times cheaper than US, GPT is 25 times cheaper than India. तो ना इंडिया के पास कॉस्ट एडवांटेज रहा और स्किल एडवांटेज तो मास पे तो नहीं है। एटलीस्ट सम एक्सेप्शनल डेवलपर्स आर ऑलवेज देयर, एंड दैट इज व्हाई यू सी कि यार मतलब दोस डेवलप लाइक इंडिया में जो जिनके पास स्किल एडवांटेज होता है ना, जब तक आप कॉस्ट आर्बिट्राज का गेम खेल रहे थे, जब तक यहाँ के इंडिया के डेवलपर कॉस्ट एडवांटेज में था, तब तक उसका कंपटीशन क्या है? लोकल। मैं दिल्ली में बैठा हूँ, मेरा कंपटीशन चेन्नई में है, चेन्नई का कंपटीशन कैलकाटा से है, कैलकाटा का कंपटीशन कहीं और है। अब लेकिन कॉस्ट एडवांटेज का तो गेम ही नहीं रहा, अब तो स्किल एडवांटेज का है। द मोमेंट यू आर कंपीटिंग इन दैट स्किल एडवांटेज गेम, तब आपका कंपटीशन क्या है? वो रशिया में बैठा हुआ एक डेवलपर ग्लोबल हो गया, ग्लोबल हो गया आपका कंपटीशन। अब वो सैन फ्रांसिस्को का भी डेवलपर है, वो केप टाउन का भी डेवलपर है, वो लंदन का भी डेवलपर है, वो मैक्सिको का भी डेवलपर है। एवरीबॉडी इज फाइटिंग कि भाई नाउ, बिकॉज कंपनीज आर लाइक कि वी डोंट वांट टू सेव कॉस्ट, वी वांट टू हायर एक्सेप्शनल डेवलपर्स, बट वी विल हायर लाइक वेरी फ्यू। नाउ यू से कि कंपनीज आज की डेट में कॉस्ट कैसे बचाती हैं? ले ऑफ्स। दुनिया की सबसे बड़ी और प्रॉफिटेबल कंपनीज कौन सी हैं? मेटा, अमेजॉन, गूगल। हाँ मतलब मैंग कंपनीज, मेटा, अमेजॉन, एप्पल, नेटफ्लिक्स, गूगल, एनवीडिया, आपकी माइक्रोसॉफ्ट, ये सारी कंपनीज हैं। ये आपकी सबसे बड़ी कंपनीज हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज हैं। ये दुनिया की सबसे प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं। मेटा ने अभी 2 हफ्ते पहले शायद ले ऑफ्स करें, अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट ने शायद पिछले 3 महीने में ले ऑफ्स करें, गूगल ने खुद अभी 6-7 महीने पहले बेसिकली ले ऑफ्स अनाउंस किए थे। ऑल ऑफ दीज कंपनीज हैव क्यूमुलेटिवली cut more than 100,000 developer jobs
over the last year or so in the US. आप सर्च कर लो, इनमें से किसी भी कंपनी का नाम लिखो और गूगल पे आगे सर्च कर लो ले ऑफ, आपको सारे आर्टिकल्स दिख जाएंगे. As far as my memory is, if I remember right, and check कर लेंगे एक बार, but I think Larry Ellison का quote था, I think 3-4 months back, where he announced कुछ 30,000 layoffs types थे. Obviously share market was like obviously the market was panicked. Yeah, 30,000 engineers are losing their jobs overnight, right? And he said in a public statement that this is not a cost reduction exercise. This is a cost allocation exercise. What he means is, I'm not doing this to save the cost of 30,000 developers. I will deploy that cost, but I will deploy that somewhere else. It is like same कि यार, you are not investing in gold, not because you don't like gold. You are not investing in gold because you want to invest in real estate. So that is not a investment Allocation reduction. बदला है. वो allocation है. Priority shift हो गई है. Respect नहीं खत्म हुई है. Priority shift हो गई है. He thinks that those dollars will probably make higher output or generate higher returns if he invests that in AI chips, AI compute, AI servers, AI capabilities, rather than giving it to developers as salaries. So कंपनी का तो उतना ही खर्चा होने वाला है आज के डेट में, बट अब वो ह्यूमन सैलरीज की जगह केपेक्स में चला गया है. जो लोग ये समझ गए आज कि कॉस्ट वाली गेम तो पॉइंट ही खत्म हो गया क्योंकि एआई इज रिप्लेसिंग अस. टैलेंट वाली इज द गेम जो हमें खेलनी है, राइट? स्किल वाली गेम खेलनी है, सो दैट वी आर इन द टॉप टैलेंट, कि हम आइदर वी आर बिल्डिंग समथिंग या फिर हमें टॉप कंपनीज या इमर्जिंग कंपनीज रिक्रूट करती हैं. तो एज अ स्टूडेंट या एज अ 20-year-old से मुझे क्या करना है टू मेक श्योर मैं उस कैटेगरी में जाऊं? कॉस्ट वाला कंपटीशन में मैं जा ही नहीं सकता, स्कोप ही खत्म हो रहा है. एंड एज यू सेड ये जॉब्स खत्म हो रही हैं, राइट? द डेटा सेज इट, द पॉइंटर्स से इट. सो इफ आई हैव टू बी इन दैट टॉप टैलेंट कि मैं वैल्यूएबल बनूं और मैं जो एआई का फ्लो आ रहा है मैं वैल्यूएबल बनूं ना कि चीप. यस. तो पहली बात तो ये है कि यार यू विल हैव टू स्टार्ट कम्पीटिंग विद ग्लोबल टैलेंट. नाउ ग्लोबल टैलेंट कहाँ पे होता है? ग्लोबल टैलेंट इज अ फंक्शन ऑफ ग्लोबल यूनिवर्सिटीज. आई टेल यू व्हाट ग्लोबल यूनिवर्सिटीज, मैंने ना स्टैनफोर्ड में भी मतलब एक दिन स्पेंड किया था, लाइक एक क्लास ली थी मैंने स्टैनफोर्ड में, ठीक है, बड़ी अच्छी क्लास थी वो. पर मैं बताता हूँ, ग्लोबल यूनिवर्सिटीज में ना 3-4 चीजें बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं, ठीक है. सम ऑफ द हॉलमार्क्स. वन, देयर इज अ लॉट ऑफ इंडस्ट्री फैकल्टी. मींस वो लोग जो इंडस्ट्री में तो जैसे practice लेट्स से कर आप अगर किसी ग्लोबल यूनिवर्सिटी, लेट्स से आप यूएस, लेट्स से आप हार्वर्ड के लेट्स से फाइन आर्ट्स के कोर्स में चले जाओगे, तो मोस्ट प्रोबेबली द पीपल हु विल बी टीचिंग यू आर द वंस हु हैव बिल्ट अ करियर फॉर देमसेल्व्स इन फाइन आर्ट्स और समथिंग लाइक दैट, ठीक है. एक और चीज होती है यार, टीचिंग ना सिर्फ क्लासरूम में नहीं होती है. ये इंडिया का कॉन्सेप्ट है कि यार टीचिंग इज अ फंक्शन ऑफ क्लासरूम. यूएस में अगर आप देखोगे ना तो टीचिंग असिस्टेंट्स होते हैं जो क्लासरूम की क्लास लेते हैं मेजॉरिटी. जो रियल लर्निंग होती है ना वो आती है गेस्ट लेक्चर से, विजिटिंग फैकल्टी से, इंडस्ट्री एक्सपर्ट से. वो मतलब वो जिसको गेस्ट लेक्चर से विजिटिंग फैकल्टी कहते हैं. तो दे आर लाइक यार सम फाउंडर विल बी कमिंग इनटू द कैंपस एंड दे विल बी शेयरिंग दैट, लेट्स से उबर का फाउंडर इज कमिंग इनटू द कैंपस एंड they are sharing, they could be sharing anything. Either they could be sharing कि उन्होंने अपना राउट आइडेंटिफिकेशन इंजन कैसे बनाया, और दे कुड बी शेयरिंग कि यार हमने अपने फर्स्ट 10,000 कस्टमर्स कैसे एक्वायर करे, और ही वुड बी शेयरिंग कि हाउ डिड वी एक्सपैंड टू मल्टीपल कंट्रीज. यार हमें रियल लर्निंग तो वहीं पर होती है, बिकॉज एवरी अदर लर्न, यार देखो जो भी चीज़ किताब में लिखी है ना वो तो मेरे को लगता है रिलेवेंट है, क्योंकि वो किताब लिखी गई थी 2025 से पहले, और एआई के ऊपर तो किताब लिखी नहीं, क्योंकि समय ही नहीं है दुनिया में, समय ही जब नहीं तक है लिख रहे हैं पब्लिशिंग पे पहुंचने तक चेंज हो जाएगा, तब तक चेंज हो जाएगा. तो पहले तो एआई की कोई किताब है नहीं दुनिया में, तो एनीबॉडी हु इज लर्निंग फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स राइट नाउ इज यूजलेस. तो बट आई थिंक दैट इज, क्योंकि लर्निंग भी 3 टाइप की होती है. मतलब वन इज योर पीयर लर्निंग, देन इज योर one is your basically personal learning, which is what you learn by books and YouTube and etc. Second is your peer learning / classroom learning. Then there is something called industrial learning, which you learn when you go into an industry and do internships. And then there is something called social learning, when you meet hundreds of people like you, and then you like when as a software developer you meet 100 other developers in a conference, and then you ask यार क्या क्या चल रहा है, ठीक है. So I think that industrial and social learning is far more important over there. Second, I think globally, education is more about action than theory, which means that every student is supposed to have some sort of a proof of work. So I think वो proof of work बहुत ज़रूरी है कि आपने कितनी कंपनीज के साथ काम किया है, पेड बेसिस पे कितनी जोग्राफीज में काम किया है, कितनी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज में काम किया है, आपके कितनी कंट्रीज में नेटवर्क है,
सॉरी मतलब आपका कितनी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज में एक्सपोजर है, लाइक दैट एंटायर सीवी जिसको कहते हैं, मतलब आपके एज अ टेक सीवी में नहीं लिखा होना चाहिए कि यार मैंने कॉलेज में जाके फेस्ट कराया था, या मतलब मैंने कॉलेज में बेसिकली रंगोली कंपटीशन कराया था, वो सब नहीं लिखा हो सकता भाई। यू हैव टू, यूएस में जब आप जाते हो तो आपके सीवी में एग्जैक्टली लिखा होता है यार मैंने इस एक्स कंपनी में वाई मंथ्स काम किया है जेड पर्सन के साथ एक्स वाई जेड प्रोजेक्ट पे, या बेसिकली मैं उस वहाँ पे सीधा सीधा लिखा होता है कि मैंने एक्स कंपनी में वाई मैनेजर के साथ जेड प्रोजेक्ट पे काम किया है इतने से इतने टाइम तक, ठीक है। एंड सिमिलरली लाइक योर सीवी और योर GitHub or your LinkedIn or whatever your history is, all of that should be full with the number of stints. Like it generally कहा जाता है कि यार मतलब ग्लोबल मतलब US UK में ना the hardest task is to crack your first stint. एक बार फर्स्ट स्टिंट क्रैक हो जाती है ना, फिर सेकंड हो जाती है, सेकंड हो जाती है, थर्ड हो जाती है, बिकॉज योर प्रूफ ऑफ वर्क एंड योर हिस्ट्री ऑफ occupation starts building. First is the hardest one, right? I think that is the second thing that Indian kids should realize, that if they want to compete on a global stage, they can't do it without having a lot of proof of work. मतलब the concept of remote jobs has by the way exploded post COVID. सबसे ज्यादा remote jobs अगर पैदा हुई है ना, सबसे ज्यादा remote jobs अगर create हुई हैं तो वो टेक्नोलॉजी में हुई हैं. Now and what US companies have also realized is that because when they pay 100,000 USD to a developer in Europe, in US, they also have to take care of their office cost and their compliance cost and their मतलब ऑफिस आएगा तो फूड एंड मील एंड ट्रैवल एंड ये सब अलाउंसेस देने होते हैं. So they have also a lot of US and European companies have also realized that instead of paying 100,000 USD, if they can get the same quality of work at 40,000 USD, तो जो पहले आउटसोर्सिंग के लिए करते थे ना वो, मतलब मेरा खुद का सोशल प्लेटफॉर्म है ना, आउटसोर्सिंग क्यों चाहिए था, क्योंकि यार आज से 20 साल पहले यूएस कंपनी के बस की नहीं था कि आके इंडिया में 1000 इंजीनियर हायर कर सके, बिकॉज कोई देयर वाज नो वे ऑफ कम्युनिकेशन, द कम्युनिकेशन लाइन वाज ब्रोकन, देयर वाज नो सोशल मीडिया democratized access. That access was never there. Now there is access. तो उनको लगता है कि अगर मुझे 50-60 फ्रीलांसर्स के साथ भी या मतलब रिमोट डेवलपर्स के साथ भी काम करना है तो so they're very happy in putting out for $40,000 CTC, which is like roughly a 35-40 lakh CTC in India. But all of that will only happen if you have a network. Right. And those jobs are, by the way, very financially rewarding, Himesh, because then you go into your tier 2 town, you live with your family, your cost of living is absolutely low, you work at your own timings, you don't have to worry about the formalities and travel and transport complexities, and you basically save like 70-80% of your CTCs. That is a great, like if somebody wants to make their first crore in life, like if a software developer kid today has just one goal कि मुझे जल्दी जल्दी 1 crore की saving करनी है, so the easiest way is to basically spend 2-3 years in a remote job. That is the best way to get up to a CR of savings, because you crack a global job, it will be 40-50,000 USD CTC, which is like 40-50 lakhs in India. So तुम 70-80% save करोगे over a 3-year period, you will basically make your first crore year. is done. First crore बहुत आसान है सॉफ्टवेयर जॉब्स में. हाँ, so यहीं पे जो हम प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हैं कि भाई मेरे को टॉप टैलेंट बनना है, टॉप टैलेंट बनने के लिए मेरे को ग्लोबल नेटवर्क चाहिए, एंड वी अंडरस्टैंड कि आज की डेट में वो डेमोक्रेटाइज हो चुका है, हम लिंक्डइन पे अप्रोच कर सकते हैं, लोगों तक पहुंच सकते हैं, हमें प्रूफ ऑफ वर्क चाहिए, गूगल समर ऑफ कोड जैसी चीज़ में कोई भी अप्लाई कर सकता है, और इन चीज़ों को हम हम प्रोजेक्ट्स ढूंढें, करना शुरू करें, इंटर्नशिप से शुरू करें, सीखने के लिए मेरे पास AI है, सीखने के लिए मेरे पास ऑन ग्राउंड बहुत सारी चीज़ें हैं. सो क्या हम कह रहे हैं कि रोल ऑफ द कॉलेज का रोल, एक इंस्टीट्यूशन का रोल, जो ऑलरेडी हम कह रहे हैं कि IIT भी प्लेसमेंट की गारंटी नहीं दे रहा मुझे, और कॉलेजेस का हमने अंडरस्टैंड कर ही लिया है, तो डज आवर सिस्टम इवन नीड कॉलेजेस? हमें जरूरत है कॉलेजेस की? ये सब कुछ करके मैं अपने फर्स्ट ईयर तक पहुंचूं, 1 करोड़ तक पहुंचूं? प्रॉब्लम पता क्या है, यू कैन ऑलवेज बिकम अ ग्रेट क्रिकेट, लाइक बहुत सारे बच्चे होते हैं जो जेई खुद क्रैक करते हैं. आई एम प्रीटी श्योर बहुत सारे क्रिकेटर्स भी होंगे जिन्होंने मेजॉरिटी टाइम अपना खुद खेल के, बिकॉज दे आर गिफ्टेड, दे आर टैलेंटेड. इन रियली टॉप कॉम्पिटिटिव प्रोफेशंस, the cost of not having guided journey can be very, very large. So I think the role of undergrad institutions in the country today is more about pointing the talent to the right choices that they should make than actually coming and teaching. Today's kids are pretty exposed, pretty smart. उनके पास ना दुनिया की 2 सबसे पावरफुल चीजें हैं, एक यूट्यूब और एक चैट जीपीटी.
मतलब मैं कहता हूँ आप दुनिया में ना किसी को भी ये 2 चीज़ें दे दो। अगर किसी को जेन्युइनली अगर किसी को मतलब पूरी दुनिया को अगर एक चीज़ देनी है ना तो ये 2 चीज़ें दे दो। यूट्यूब और चैटजीपीटी दे दो किसी को जिसमें भी थोड़ी इंटेंट होगी, थोड़ी-सी इंटेलेक्ट होगा, जिसमें थोड़ा-सा भी एम्बिशन होगा। वो इन 2 चीज़ों को यूज़ करके ना कुछ भी फिगर आउट कर सकता है, ठीक है? सो आई थिंक किड्स नो व्हाट टू what all can they really do? The role of an undergrad institution is about one pointing them towards what is the roadmap. मतलब वही वाली बात है ना लाइक बिरयानी बनाने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। आप सारे इंग्रेडिएंट्स को एक साथ मिला के डाल दोगे तो वो नहीं बनेगी ब्रो। तो कुछ और ही बनेगा मतलब इट विल बी अ मेस। आई थिंक द अंडरग्रेड इंस्टीट्यूशंस रोल इन अ एस्पिरेंट्स जर्नी इज आई थिंक इन टेलिंग टू थिंग्स कि भाई दैट दैट एंटायर क्रोनोलॉजी ऑफ स्टेप्स दैट यू नीड टू डू। एक तो किस समय पे क्या-क्या करना है, ठीक है? फर्स्ट ईयर में क्या करना चाहिए, सेकंड ईयर में क्या करना चाहिए। आई थिंक दैट इज मोर इम्पोर्टेंट एंड then how to do that, because while internet can tell you the guiding steps, but internet won't come and troubleshoot you because like it's very easy to write like everybody will know that steps. um like if I tell you कि यार how to become a great founder, like let's say if you tell ChatGPT कि यार how should I build a great company, ChatGPT आपको बड़ी सिंपल चीजें बता देगा कि यार ठीक है, identify a problem, then build a product, then go and do your first sales, then raise some capital. But what it cannot do is it can't tell you how to do that. Like how do you go and raise capital? How do you go and do your first 100 sales? If you are let's say struggling in selling your product to the first customers, how do you troubleshoot? How do you iterate? And I think that is what an institution's role is more relevant today. Rather than telling कि यार ये कर लो वो कर लो, an institution should be full with people who can actually solve when students are stuck at something. पर मेजॉरिटी इंस्टीट्यूशंस ये नहीं कर पा रहे। मतलब अगर हम कहें हाउ के ऊपर बात करें, जितना चैट जीपीटी बता देगा उतना तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स नहीं बता पा रहे होंगे देश में। Yeah, and I think at some point they will need to change themselves. They will need to change themselves because but if institutions don't evolve, what will happen? I think the country will. I don't like saying this to be very honest, and I hope it does not happen. यार इंडिया इज ना सर्विसेज कंट्री, इट इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी 3 टाइप की होती है, या तो एग्रेरियन इकोनॉमी होती है, व्हिच इज एग्रीकल्चर, और देयर इज अ मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी, और देयर इज अ टर्शियरी इकोनॉमी। इंडिया इज अ टर्शियरी इकोनॉमी लाइक व्हिच इज मोर अराउंड सर्विसेज। सर लाइक एग्रीकल्चर एग्रेरियन इकोनॉमी में आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ट्रेड करते हो, मैन्युफैक्चरिंग में आप कमोडिटीज ट्रेड करते हो, सर्विस इकोनॉमी में आप बेसिकली अपना इंटेलेक्ट एक्यूमेन ट्रेड करते हो। And the rise of the entire Indian middle class is mostly service economy. Here, if our institutions do not really evolve, and like if tomorrow's graduates are not really employable globally, I think unemployment will hit records that you have never seen. नहीं। और मेरे को कुछ-कुछ signals दिख रहे हैं. The sheer number of entry level jobs going down. Companies which were the mass recruiters, most of those companies have openly said that they are now reducing their fresher openings. Some of them are not hiring at all. Some of those are laying off in return. Even premier institutions like IITs and IIMs, मतलब कितने classy institutions हैं यार वो, मतलब कितने सालों की legacy है, brand name है. Even their placement rates are not 100%. In fact, they are far from there. Uh, I can see some signs that fresher economy especially is gonna struggle very, very hard. And if that struggle keeps on going for the next 5-10 years, you will have an entire generation of people who do not have a predictable source of earnings. 2026 में आप 18-20 साल के हो, राइट? और आपके पास यूट्यूब है और जीबीटी है, समझ लो टेक्नोलॉजी का एक एक्सपोजर है। तो व्हाट वुड मुकुल इन 2026 डू? Yeah, the first thing I would realize is whether I want to make a career in tech or not. I think if I was 18-20, I would just try to figure out what do I have a head start in. And head start will most probably come from something that you are naturally talented at. And it will come at the intersection of what you're naturally talented at and what you enjoy doing. Because only if you enjoy doing can you do it for a really long time, and only then can you get better at it. And when you get really great at something is when probably somebody can you can create a अपॉर्चुनिटी भी तो होनी चाहिए। आई एंजॉय डूइंग समथिंग, उसका अपॉर्चुनिटी असेसमेंट भी तो जरूरी होगा ना मार्केट में। example.
कि आई फील आई एम वेरी गुड एट सिंगिंग, बट सिंगिंग में इतना कंपटीशन है और उसमें ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है कि मैं अपना पहला करोड़ उसमें बना पाऊँ। हाँ, वही मेरा पॉइंट है कि या तो आपके पास कोई हेड स्टार्ट होना चाहिए, कोई अनफेयर एडवांटेज होना चाहिए। या तो आप बोलो कि यार मैं एक्सेप्शनली प्रोडिजी हूँ। लाइक सिंगिंग इज अगेन अ वेरी आउटलायर एग्जांपल वेयर ओनली लाइक हैंडफुल ऑफ पीपल बट जो ट्रेडिशनल करियर्स होते हैं, माय पॉइंट इज एज लॉन्ग एज यू आर टॉप 10% ऑफ व्हाट यू आर डूइंग, you will probably make a decent career. If you are top 1% of what you are doing, you will make an exceptional career. ठीक है? So अगर 1% वाला कुछ मिल जाता है तो ग्रेट है। नहीं है तो यार फिर दूसरा मेरा एक तरीका है, वो थोड़ा चाइनीज मेथड है। पसंद पसंद तो क्या बताओ हो, ना, बढ़िया बताओ। तरीका है वो। हाँ, तो चाइनीज मेथड यार ये कहता है कि यार देयर इज समथिंग कॉल्ड 10,000 आवर रूल, हाँ, विच सेज कि यार तुम कोई भी चीज ना 10,000 घंटे कर लो, यू विल बिकम द टॉप 0.1%। मैं कहता हूँ तुम 10,000 घंटे छोड़ो, तुम 1,000 घंटे कर लो, यू विल बिकम टॉप 1% of anything that you do. There is a reason कि दंगल, you know how big a hit was Dangal was in China, right? You had no idea about this? नहीं। Dangal made more money in China than all other countries combined. Is it? It is. Dangals was a super hit in China. Why? Because it follows the same philosophy. तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है जिंदगी में, कोई एक चीज उठा लो, उसको 1,000 घंटे कर लो, you will automatically become. It is hard work because you put your work into it. It is laziest because you did not even care to try for other methods of success. So the second route which I would have probably done for myself, इसका यार उठा लो, कोई एक चीज उठा लो जो जिसको तुम बर्दाश्त कर सकते हो। पसंद करने वाली तुम्हारे पास कोई चीज, like I told you, like pick up something you like, but you do not have that. So if you don't have something you like, then pick up something you can tolerate. If you and which can be potentially rewarding. तब ये तो तुम इतना तो मतलब कॉमन सेंस लगा ही लोगे ना कि यू पिक अप समथिंग व्हिच इज द इंटरसेक्शन ऑफ टॉलरेबल एंड रिवॉर्डिंग, तो उसमें कुछ चीजें आ जाएंगी। उसमें से जो भी चीज तुम्हें मोस्ट इंटरेस्टेड हो, यू जस्ट पिक अप दैट एंड यू पुट 2,000 आवर्स बिहाइंड इट। क्या ही करना है तुम्हें, कॉलेज के 4 साल ही तो हैं। कॉलेज में 4 साल में मतलब साल के 500 घंटे ही तो लगाने हैं, दिन के 1.5 घंटा लगाने हैं यार। बाय द टाइम यू ग्रेजुएट आउट, मैन यू विल बी अ रॉक स्टार इन व्हाट यू आर डूइंग। ईजीएस्ट वे टू सक्सेस। कुछ नहीं करना, तुम्हें लग रहा है कि यार कंसल्टिंग जॉब्स में की तैयारी करनी है, कर लो यार। तुम 4 साल बेसिकली व्हाट किड्स डू दीस थिंग्स बट दे डू इट इन द प्लेसमेंट सीजन। क्या 3 महीने तैयारी कर लेते हैं? मैं कह रहा हूँ 3 महीने तैयारी मत करो ना, 4 साल कर लो। राइट। तुम अपने आप टॉप 1% टॉप 5% में आ जाओगे, और टॉप 5% आ जाओगे तो सिलेक्ट तो हो जाओगे। तो अपने फर्स्ट ईयर से कोई 1 घंटा रोज दे रहा है, व्हिच इज जस्ट 1 लगता आवर। है पहला सेमेस्टर तुम्हें लगेगा मैक्स फिगर आउट करने में, क्योंकि 18 साल तक तो तुम कमरे में बंद थे, तुम्हें कुछ मतलब होश हवास नहीं था दुनिया का। 6 months will basically expose you to a lot of activities, exposure and all. 6 months या 12 months मान लो। Within 12 months, within their first year of college, ये मैं Polaris में भी बोलता हूँ कि भाई सब कुछ ट्राई कर लो। Not so that you find what you like, but at least to find what you do not like. Selection by elimination कर लो। तो तुम प्रोडक्ट भी ट्राई कर लो, तुम कंटेंट क्रिएशन भी ट्राई कर लो, तुम इवेंट्स भी ट्राई कर लो, तुम रोबोटिक्स भी ट्राई कर लो, तुम सॉफ्टवेयर कोडिंग भी ट्राई कर लो, तुम कॉम्पिटिटिव कोडिंग भी ट्राई कर लो, तुम सब कुछ ट्राई कर लो। मोर और लेस यू विल फाइंड कुछ तो अच्छा लग ही जाएगा ना। हाँ, whatever is tolerable and whatever is rewarding, you just do that for so many hours that you become good at doing. आई लाइक दिस अप्रोच टॉलरेबल, क्योंकि बहुत बार ना हम पैशन के वेट में रहते हैं कि मेरा पैशन मिले, मेरा पर्पस मिले, बट जो तुम टॉलरेट कर सकते हो उसमें मेहनत डालनी शुरू कर दो। आपको हो सकता है डाइवर्जन मिल जाए, हो सकता है इस जर्नी में पैशन भी मिल जाए, बट अदरवाइज यू विल रीच समवेयर बिकॉज यू आर पुटिंग द हार्ड वर्क, राइट। प्लस मेरे को लगता है यार, आई डोंट थिंक कि किसी का पैशन काम करना थोड़ी होता है जिंदगी में। बहुत कम लोग होते हैं यार। किसी से पूछो, किसी 15 साल के बच्चे से पूछोगे कि 10 साल के बच्चे से पूछोगे कि यार क्या है पैशन, और 10 साल के बच्चों से पूछते ना बड़े होके क्या बनना चाहते हो, कभी किसी ने कहा कि कंसल्टेंट बनना चाहता हूँ, सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहता हूँ, ये कोड, तो क्या कहते हैं यार, ट्रैवलर बनना चाहता हूँ, एस्ट्रोनॉट बनना चाहता हूँ, पायलट बनना चाहता हूँ, रेस कार चलाना चाहता हूँ। लाइक किड्स ऑलवेज वांट टू डू एड्रेनलिन, either they're high on adrenaline or they're high on creativity, ठीक है, or they're like too large ambitious goal कि यार मैं दुनिया की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करना, सुपरमैन बनना चाहता हूँ, ठीक है। मजा तो यार मतलब ultimately humans feel most passionate about doing things which are outlandish, but in order to basically get there they have to survive a life and make enough money. Like I don't know about you, but actually probably you also, more humans find passion in art rather than sciences. संगीत, नृत्य, एक्टिंग, लिटरेचर, इसमें सबको सबसे ज्यादा मजा आता है। किसी को सुना है जो कहता है कि तुम्हारी हॉबी क्या है? भैया मैं कोड करता हूँ। नहीं करता भाई।
कोड करते हो जिंदगी जीने के लिए, कोड करते हो पैसे बनाने के लिए, ठीक है? मोस्ट ह्यूमंस इन लाइफ आर एक्चुअली वेरी पैशनेट टुवर्ड्स arts and travel and literature and sciences and nature, like, but to be able to enjoy that and do that for a longer time, you need to solve your survival, for which you basically pick up a skill and then basically get really good at it. So don't try to find your passion and your purpose and your work at the same time. Do not realize that कि यार तुम्हें जो कर रहे हो दिल से मत करो, मतलब you do it in a smart way so that you can make money, and so that once you make money then you go and do what you really like doing. लाइक वी अंडरस्टूड राइट कि 18 साल में अगर कोई है आज की डेट में तो उसके पास उसको पैशन की वेट नहीं करनी, ही कैन पुट द हार्ड वर्क इन और एक स्किल के ऊपर फोकस करना शुरू कर दे. अर्ली हेड स्टार्ट, अर्ली क्लैरिटी इज जो ये जनरेशन ले सकती है. हम ये भी समझ रहे हैं टेक बहुत ल्यूक्रेटिव है, टेक में बहुत कुछ होने वाला है. तो टेक में किस तरह की अपॉर्चुनिटीज आने वाली, क्या क्या हो रहा है टेक की दुनिया में जो उसको पता होना चाहिए सो दैट वो रास्ता पकड़ पाए? I think over the last 20 years, the career which has made the most progress and money in tech is of a software developer. आपके भी रिश्तेदार जितने होंगे उनसे पूछो क्या करते हो, जो भी कोई टेक कंपनी में करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर, ठीक है? सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, दैट इज लाइक 80% ऑफ द जॉब्स. I think that is a dead career. Pure play software developer is a dead career. AI, while people think that AI is supposed to help software developers, AI will take away at least 70 to 80% of software developer jobs. Okay, because it's a cheaper technology and it's a better technology. So only developers, you can't beat AI on cost. You can only beat AI on quality. Only top 20-30% developers in the world can do that. ऐसे नहीं कि नहीं कर सकते, because complex stuff के लिए, मतलब है तो robot ही ना, like in a most layman thing, AI is like a robot, right? So the top 25% developers in the world will be better on quality. Everybody else will be lesser, and that is where AI will beat them. So while AI was supposed to assist software developers, AI will be the reason why most software developers actually lose their job. Mediocre software developers, if not 25-50%, तो ये तो मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ, मतलब like over the next, मैं आपको मतलब बहुत हाई प्रोबेबिलिटी, ये तो मतलब मैं ऑलमोस्ट श्योरिटी से बोल सकता हूँ कि यार within 50% you will figure out, like 50% of the software developers are unemployable, not just here but across the world, right? So I think that is one thing that is definitely happening. On the other hand, one career will start emerging, और ये यूएस में by the way हो चुका है, यूएस में हो चुका है. Here's what tooling and automation have actually done is that it has given people like you and me an ability to build a product from scratch. Because they were like product manager, एक word सुना होगा आपने कभी ना कभी, like product manager क्या होता है? Product manager होता है basically जिसको business समझ में आता है, जिसको customer समझ में आते हैं. He is basically a customer first mindset with a engineer first language. So product manager is nothing but somebody who can understand the pain of a customer or a problem statement, imagine a solution out of it, and then have the ability to communicate with engineers so as to craft out of it. In a very layman language, he's a tech contractor, okay, who knows how to deal with the like, how do I say, the builders, okay? You understand what I'm saying? One who has the ability to deal with the builders and yet deliver to the customer. Now that customer facing acumen is not something that AI can replace, because obviously that is your understanding, that's context of the world, that is derived out of emotion. But that building part is what AI can actually solve for them. So now if you have an idea, if you think, yaar, I want to make my podcast in a manner that here is, if let's say कल को हिमेश सोचते हैं कि यार I want to place a screen here which has like, let's say if Himesh starts saying कि यार most of the audience is coming from Tamil, but I still want to do my podcast in English and Hindi both. And if he says कि यार I want to create a product which is, let's say, a billboard over here which keeps translating Tamil subtitles. I don't want to depend on YouTube subtitles and their quality. I want to have the highest quality of Tamil subtitles flashing on the screen, so that when the podcast is getting recorded, like, I can serve 3 audiences now. Earlier, you imagining and building a product like this would be very cumbersome, very difficult. Now it will probably take you a couple of days. That's it. So as long as you have an idea, as long as you have established problem statement,
your ability to build products become substantially enhanced. Now, what will happen is, if let's say Himesh makes a product like this, then there would be a lot of podcasters in the country who will say कि यार हाँ हिंदी और इंग्लिश तो है ही हमारी ऑडियंस, बट हमारी एक थर्ड लार्जेस्ट जो ऑडियंस है, किसी की वो बंगाली होगी, किसी की गुजराती होगी, किसी की मराठी होगी, किसी की मलयालम होगी, तो वो कहेंगे कि यार वी ऑल्सो वांट टू बिल्ड समथिंग लाइक दैट. Not everybody will probably have the time and energy and let's say interest to build something. So they'll probably ping Himesh on YouTube or Instagram and say कि यार can you sell this technology to us? And that is where Himesh will say कि हाँ, I've built this product technology for myself. Why should I? Because this is a software product. Why should I not start licensing this to other podcasters in the country, right? Um, So Himesh will also say कि why should I not start licensing this technology to other podcasts in the country? Suddenly, देखते देखते you will become a tech entrepreneur. Apart from doing your podcast, now you have a third line of revenue stream, which basically is you licensing these runtime vernacular dialogue boards or runtime vernacular subtitles on your and this is just a random layman idea. It will probably take you 1 or 2 people to basically build this product and probably run this business as a full-time thing. A lot of people in the country and in the world will start becoming solopreneurs and gigpreneurs because of their ability to ship out products in a very quick time. Earlier, like anybody who wanted to start a company, उसका सबसे बड़ा चैलेंज ये आता था कि यार मेरे को पहले तो कैपेक्स लगाना है. कैपेक्स मतलब मेरे को कॉस्ट लगानी है. वो कॉस्ट कहाँ जाएगी? प्रोडक्ट बिल्डिंग में जाएगी. तो कभी भी कोई फाउंडर लेट से 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए रेस करता था, अनलेस कि वो D2C फाउंडर, मतलब D2C है तो भी, मतलब प्रोडक्ट बिल्डिंग में सबसे पहले पैसे जाते हैं ना. तो अगर आप स्नीकर्स बना रहे हो तो स्नीकर्स बनाने में पैसा जाएगा. अगर आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो सॉफ्टवेयर बनाने में पैसा जाएगा. ठीक है. अगर आप कुछ और बना रहे हो मतलब तो आपको कुछ और बना, मतलब द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग दैट गुड basically takes most of your money. Now that is basically very cheap. So in US also a lot of people have started making their own small software. कुछ ऐसे vertical use case होगा. कोई ऐसा let's say कोई बहुत ही let's say there could be a software which says कि यार if you want to appear for an examination and you have a long list of books, just feed all your books in there and we will give you the top 10 cheat codes to, मतलब कुंजी बेसिकली कि यार कुंजी बना के दे देंगे हम तुम्हें. तो इस टाइप के बहुत सारे यूज केसेस आप कर सकते हो, राइट. A lot of people will also realize that they don't need to pay for very expensive software. For example, अभी हमने ये पहन रखा है, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है और एक्सपेंसिव है, या आपको भी पता है it is expensive. So like for a country like India, but what it does is basically it measures your sleep and it basically tells you your vitals. At some point, somebody will be able to build this. Probably not 100% of these capabilities, but 80-85% of these capabilities. But if that 80-85% of the capabilities can come at like 10% of this pricing, not everybody needs to know the full functionalities of a smartwatch. Right. हर कोई 100 के 100 features नहीं use करते. There are a lot of people who only use it for 1 or 2 use cases. Now those people will probably prefer a 10% cheap, probably prefer a 90% cheaper जो स्मार्ट वॉचेस के साथ हुआ है. हाँ, जो स्मार्ट वॉचेस का हुआ है कि यार हर किसी को नहीं चाहिए भाई एप्पल आई वॉच की मतलब सोफिस्टिकेटेड फंक्शनैलिटी. हर किसी को लाइफ में रोल्स रॉयस नहीं चाहिए. कुछ लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना है बस. उनको नहीं फर्क पड़ता कि गाड़ी के अंदर की अपहोल्स्ट्री क्या है और मेरा लेग रूम क्या है और मेरे एयर कंडीशनिंग में कितने वॉल्व्स हैं और मेरी 0 to 60 कितने पे जाते हैं, नहीं फर्क पड़ता. सो अ लॉट ऑफ पीपल हु वांट लाइक low hanging software use cases for themselves, I think they will not pay for sophisticated machinery outside and they will probably either make it for themselves. Agents, for example, आपने सुना होगा कि a lot of people make agents for themselves. A lot of people can also start selling their agents to like different like a lot of people can also start selling their agents on the internet. So I think a lot of people will become product developers. A lot of people will become product managers. A lot of people will become solopreneurs and entrepreneurs because now they can start a business from very scratch without needing to raise crores of money and building a 20-member tech team and then building a product and then waiting to go into the in fact, interesting like that you spoke about it, we actually launched something around product management at Polaris this year. Like generally, actually that's also an interesting topic. People think of computer science as like one big branch, right? My point is computer science has evolved into a behemoth today.
लाइक कंप्यूटर साइंस 50 years बैक वाज प्रोबब्ली लीनियर प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग. वो कोडिंग की जॉब्स तो सारी जा रही हैं, मतलब उसमें कोई 50% जॉब्स तो जा रही हैं. So I said that the world is moving towards specialization, right? So it's like, yeah, computer science in itself has become such a wide field that it can't be studied in like 4 years. So we said, yeah, the world needs specialization. जैसे फॉर एग्जाम्पल कंटेंट क्रिएशन की भी मल्टीपल फील्ड्स है ना. हाँ. AI कंटेंट क्रिएशन अलग है, पॉडकास्टिंग अलग है, रील्स अलग है. रील्स अलग है. 3 hour long cinema is also content creation. It's a completely different art. हाँ. राइटिंग लिरिक्स एंड स्क्रीन प्ले आर प्रॉब्ली समथिंग वेरी डिफरेंट पार्ट. अब आप कहने को तो ये सबको कंटेंट क्रिएशन में कर दोगे, बट ये सारे प्रोफेशंस ही अलग अलग है बिकॉज दे हैव देयर माइन्यूट नुएंसेस, राइट? तो सो रियलाइज कि कंप्यूटर साइंस की फील्ड भी ना बहुत बड़ी हो गई है. ये सिंगल ब्रांच में चल नहीं सकती अब. वही तो आप जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन रह जाओगे, और फिर तो आप जर्नलिस्ट हो. अगर आप सब कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे आप जर्नलिस्ट हो तो आपको एआई रौंद के मतलब चैट जीपीटी आपको रौंद के चला जाएगा. छोड़ो एआई कुछ नहीं करेगा. कोडेक्स एंड क्लाउड कोड, 2 products will basically rondify you completely. ठीक है, तो हमने कहा ये नहीं होगा, तो हमने ना इस बार 3 स्ट्रीम्स करी. हमने कहा कि यार व्हाट डू पीपल वंस दे लाइक एआई प्रोफेशन एंड वंस दे कंप्लीट देयर टेक एजुकेशन, व्हाट आर द करियर चॉइसेस दैट दे टेक. तो कुछ ऐसे 500,000 इंजीनियर्स का डेटा हमने कलेक्ट किया और हमने पूछा कि देखते हैं कि अल्टीमेटली कंप्यूटर साइंस पढ़ने के बाद लोग करते क्या हैं. सो वी फाइंड आउट 3 careers एंड वी सेड दैट इफ अल्टीमेटली पीपल आर चूजिंग वन ऑफ दीज 3 careers, एंड वो 3 careers क्या है मैं बता देता हूँ. एक आता है कि यार आपके जो आप टेक्निकल एप्लीकेशंस करते हो, जैसे यू बिल्ड वेबसाइट्स, यू बिल्ड एप्स, फ्रंट एंड, बैक एंड, टेस्टिंग, ब्ला ब्ला ब्ला, राइट? मोबाइल डेवलपमेंट, स्टफ लाइक दैट, व्हिच इज बेसिकली नॉर्मल कोड. Second career came out that people who were building a career in big data, data science and cloud computing, because anything that you build, cloud computing, everybody knows what cloud computing is like. ठीक है, तो because the more the world is going on internet, the more your cloud infrastructure gets used, and all the more in AI. जिसको भी AI का थोड़ा सा भी पता है उसको समझ में आता है क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है. नहीं है तो गूगल कर लो. So then that was the second thing, and the third thing was that a lot of computer science graduates after doing their MBA became product managers. So we said कि यार this year let's do something, let's skip horizontal education and we make 3 separate tracks so that students very early in their life decide that what do they want to build a career in. बाकी दोनों tracks में क्या हो रहा है वो हम आगे बात करेंगे. The third track is actually a track which is computer science and product management. Because I'm like यार a lot of people, what is the point of learning just code when you can actually use that code to build products for yourself? And people who basically go into that track, they will actually learn to not just build products, but let's say build companies. Because product बनाना is a very small part of, let's say, because product बनाने के लिए भी ना आपको काफ़ी चीज़ें चाहिए होती हैं. Because product manager का काम ना सिर्फ product बनाना होता भी नहीं actually. Product manager is responsible for the overall growth and virality of the product. So product manager is responsible for building the product. Actually, product manager is responsible first to identify the need of the product, then to build the product, then to distribute the product, and then to monetize the product. अब discovery of use case के लिए they need to understand customer chats and problem discovery. Product building के लिए they need to understand the code and everything. Then distribution के लिए they need to understand marketing and sales. And then monetization के लिए they need to understand profit and loss and all of that. So product manager is a very complex job. In fact, startup founders are nothing but glorified product managers. जो भी अपने product manager के चारों काम में बहुत अच्छा है ना, वो founder बन जाते हैं. And those 4 things are very, which is like problem discovery, is like building products. Third is basically distributing, which is marketing and sales. And the fourth is basically monetizing, which is P&L. Any product manager who's great at all 4 of these things, they become founders. So we said कि यार code लिखना या product बनाना is just one small part, which is the second part. So in the product management track, we are actually saying कि यार your 4 years of education, we will divide that 4 years into different semesters and months across each of these traits, so that by the end of 4 years, if let's say code does not eat everybody's job, then anyway the world is a great place. ठीक है, तो इन लोगों की भी मतलब these people will also create good jobs for themselves. But in the case of AI eating code jobs, these people who take this track will be insulated, because now they will be like full-fledged product managers. Either they can go to big companies and take response. I don't know if you know this or not, Sundar Pichai used to be a product manager at Google.
Do you think Sundar Pichai was not engineering manager? He was not a software developer. He was the product manager of Chrome, and then he became the CEO of Google. And Google is today the second most valuable company, $4.7 trillion, right besides 4.5 हो गया होगा अब शायद 2 हफ्ते पहले 4.7 था. Nvidia, which is like 5.5 so 10% Being of led by a person who was a product. he's a product product manager. manager. So one thing that you ask here क्या होगा, मेरे को लगता है कि a lot of people will become product managers and they will start doing something called solo entrepreneurship. तो बहुत इंडिया में ना बहुत सारे गिगप्रेन्योर्स एंड सोलोप्रेन्योर्स हैं who are basically running, जैसे all content creators are technically solopreneurs. Yes. अब वो टेक सोलोप्रेन्योर्स की ना जनता काफी बढ़ जाएगी. You will see a lot of people who have their own small software products and they're making like $500,000, $1 million in a year. विजेट्स हैं, एक्सटेंशंस हैं, छोटा मोटा कोई गेम बना दिया, वो गेम बेच दिया. जैसे एक वर्डल करके गेम था, आपने खेला है? वर्डल करके गेम बहुत वायरल हुआ था आज से 2 साल पहले. जीपीटी के बाद ना वर्डल बनाना लिटरली 3 दिन का काम है. एंड दैट गेम बिकेम सो वायरल, वेरी इंटेलेक्चुअल गेम. वर्डल काफी लोगों ने खेला होगा जो यहाँ पे देख रहे हैं. न्यूयॉर्क टाइम्स बॉट दैट गेम फॉर $5 million. I'm telling you, Wordle banana in a GPT world is less than a 3 days task. If you crack distribution, somebody will do that. Yes. कोई तो करेगा अगले 5 साल में. And that person will probably sell it for $5 million in an year. Life set ना. तो ऐसे लोग बहुत मिलेंगे आपको. This is very very interesting कि आज की डेट में इस सिनेरियो में क्योंकि AI है तो आपको प्रोडक्ट बनाने के लिए टीम नहीं हायर करनी, आपका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो नहीं लगेगा. और यहाँ पे आपने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बताई है विच इज सोलोप्रेन्योर, कि आप टेक के अंदर एक प्रोडक्ट मैनेजर की तरह खुद को सोचो. प्रोडक्ट मैनेजर का काम है एक डिस्कवरी करना, यहाँ पे जो हम बात करें डिस्कवरी करना, प्रोडक्ट बनवाना, उसको मार्केट करना एंड फाइनेंस समझना. दिस इज व्हाट मेक्स अ फाउंडर, दिस इज व्हाट मेक्स अ सोलोप्रेन्योर, दिस इज व्हाट मेक्स अ प्रोडक्ट मैनेजर, राइट. और अगर अयान हो या कोई भी अगर आज 18-20 साल पे खड़ा है तो वो ये सोच सकता है कि यार इफ आई कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम, if I can think of a problem to be solved, product तो बन जाएगा with the help of AI. The value today is in discovery and distribution. Right. It is not in development. So discovery and distribution. So 3Ds की हम बात कर रहे हैं, right? Discovery and distribution पे अपनी edge बनाओ. जो development है, outsource करो. वो आप outsource कर दो. Automate करो. AI है आपके पास, right? Yeah. जो चीज पहले 100 लोगों की टीम कर रही थी, लाखों रुपए खर्च के कर रही थी, अब आप वो मिनिमल सी कॉस्ट पे खुद या 2-3 लोग मिलके कर सकते हो. Exactly. And I'll tell you, इस track में पता है, so there is a concept at Polaris which we do, which is called industry partner. So all the 3 tracks have basically some sort of industry. What is industry partnership? I'll tell you. To teach this product management to kids, we bought one of the best company, one of the biggest companies in the world. I'll give you a hint. It is one of the top 5 or top 10. I think top 5 to 10 की top 10 companies in the world, who is now a partner in this program. They will teach a lot of electives and subjects in this program. Almost 1 semester worth of subjects will be taught from them. The curriculum is co-designed with that entire company. Students who basically take those electives and be taught, they will, and developers, not just developers, but professionals from that company will actually come and teach some subjects of this product management track. They will also get certifications in return. They'll also get like certifications which cost like tens of thousands of dollars. These students who take this track will get free, and obviously subject to them clearing the examinations. And they will also get credits and etc. Can you guess what that company is? बताओ. Take a guess. It's a product that you use every day. Very common, not every Adobe. मैं ऐसे किसी का नाम बता it starts with A. But you use, it's a very popular shopping marketplace. ये Apple है. More. Adobe है. Online shopping करते हो आप इस. Amazon. Yeah. Exactly. So we got Amazon Web Services, which is AWS, which is the fastest growing vertical. It is the fastest growing vertical of Amazon, and AWS is what most entrepreneurs basically run their companies on. Cloud basically, right? So AWS is now a partner of the product management track. So the entire and we chose Amazon because like their expertise in creating products is far beyond anybody else. I think like they just make the best products possible, I think. And I think now AWS is a part of the entire product management track where they'll not just be a hiring partner. They're not actually a hiring partner or a branding partner at all. Like we said that rather than preparing our kids to apply for Amazon, we should rather get Amazon into the system ourselves. So now Amazon is basically a curriculum partner. They'll come and teach a lot of subjects. Their partners, faculties, they've been involved in co-designing the curriculum.
A lot of Amazon certifications, which are like thousands of dollars in cost, will actually be freely available to the students of this track. And obviously, latest tools and latest stacks and workshops and boot camps and all of that will keep happening. And the outcome would be that some kids, like, rather than just facing Amazon in an interview 4 years down the line, that is not even the goal. The goal is that if they are surrounded by people of that caliber and quality, the kind of upliftment and self-development and inspiration that they will get is probably what is far more valuable than anything else. So yeah, I think product management is something which I'm very, very, very bullish on. And that is the reason why we introduced it this year. रिसेंटली मैंने पढ़ा था गूगल के साथ भी कोई पोलारिस का कोलैबोरेशन हुआ है. हाँ, it's a very special thing. It's a, like, how do I say? Polaris was always meant to build industry first curriculum. But industry first कहता हर कोई है, बनाना बहुत मुश्किल होता है. Because industry first कैसे होता है? Industry first is कि यार, you basically bring the industry learnings to your campus and classrooms every single day. How will you do that? The only way you can do it कि यार, industry professionals are coming to your campus every now and then, right? तो obviously हमें ClassPass से काफी एडवांटेज मिलता है, because ClassPass is a product company and we get so much learnings like from ClassPass, because एक engineering team है जो इतना बड़ा user base में, मैंने आपको बताया, the 4 to 5 crore monthly users पे जो आपका product चल रहा होता है, तो kind of intelligence on observations you get from your product, obviously we are translating that into our curriculum on a daily basis. So that while I'm an academician on one side, but I'm also a tech founder on the other hand, तो वो बड़ा help करता है मेरे को to keep iterating the curriculum on a daily basis, right? And obviously, like, a lot of other companies, Replit hai, OpenAI hai, Y Combinator, like Emergent, like these companies keep on coming, they keep on doing boot camps, workshops, hackathons, founder chats, VCs keep coming. ये सब chats तो होती रहती हैं. तो ये तो मतलब ये तो करिकुलम का हिस्सा है ही. तो मतलब ये तो हमने बना ही लिया कि एक इंडस्ट्री जो कनेक्ट होता है, एक इंडस्ट्री एक्सपोजर होता है, एक इंडस्ट्री इंटरेक्शन होता है, वो तो कैंपस में बहुत ही अच्छे से सॉर्टेड है. We said, यार, let's take it even beyond. What more can we do? We said, यार, the forefrontier, the companies who are at the forefrontier of AI in the world are the FANG companies. Meta, Amazon, Apple, Google, Microsoft, OpenAI, Nvidia, TSMC, Anthropic. यही हैं कुछ companies जो basically, like, who are at the who are at the epicenter of the AI first world, right? So we said that we have to work with them. And we realized that particularly cloud architecture and data science, big data and cloud architecture, like these are the fields. If you look at, actually very interesting, Microsoft, Amazon और Google, अगर आप तीनों companies की बैलेंस शीट पढ़ोगे, तो इनके जो फास्टेस्ट ग्रोइंग और मोस्ट प्रॉफिटेबल वर्टिकल्स हैं, वो क्या लगता है आपको, क्या है? सर्च है? नहीं. शॉपिंग है? नहीं है. लोगों को लगता है माइक्रोसॉफ्ट के लिए ऑफिस 365 होगा? नहीं है. लोगों को लगता है गूगल के लिए गूगल सर्च होगा? नहीं है. लोगों को लगता है अमेजॉन के लिए उसकी मार्केट प्लेस होगी? नहीं है. इन तीनों का सिर्फ एक ही कॉमन वर्टिकल है जो इन तीनों के लिए फास्टेस्ट ग्रोइंग और मोस्ट प्रॉफिटेबल है. व्हाट डू यू थिंक दैट इज? Learning models? Nope. It is their web services, their cloud services. So every time cloud services, for example, जब आप हॉटस्टार पे जाते हो, तो आपका जो आपका वीडियो है वो स्ट्रीम हो रहा है ना, इट्स स्ट्रीमिंग थ्रू क्लाउड, दैट इज होस्टेड. दैट होस्टिंग एंड कंजम्पशन एंड स्ट्रीमिंग इज व्हाट बेसिकली क्लाउड सॉर्ट्स, राइट? So we said that as AI goes more mainstream, like cloud and architecture will become even more important. And we said that every student in India जो cloud architecture पढ़ता है या big data पढ़ता है, उनका मन, उससे अगर पूछोगे ना 3 कौन सी बेस्ट कंपनीज में जाने हैं, तो कहेगा यार AWS में जाना है, गूगल क्लाउड में जाना है, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर में जाना है. तो हमने कहा कि यार ठीक है, वी डोंट वांट टू मेक देम ये हायरिंग पार्टनर और ये मतलब कोचिंग क्लासेस नहीं है कि वी आर नॉट गोइंग टू टेल यू कि यार हाउ टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन, मतलब क्रैक दिस कंपनीज, दैट यू कैन फिगर आउट ऑन योर ओन. वी लाइक कि हाउ कैन वी मेक दीज कंपनीज अ पार्ट ऑफ द कैंपस इटसेल्फ. एंड वी सेड दैट देयर इज नो बेटर वे टू इन्वॉल्व देम देन टू मेक देम not our brand partners, not our hiring partners, but our education partners. So now this year we are so privileged and lucky. All the 3 companies, AWS, Amazon Web Services, Google Cloud, and Microsoft Azure, all of them are a part of the Polaris curriculum, which means that the curriculum of different tracks are being co-designed with these companies. Large parts of these curriculum, जो उनके classes हैं, उनके projects हैं, उनके workshops हैं, they will be taken by engineers and faculties and partner ecosystems of these companies. So like our students will actually see what a Google engineer actually looks like. They will actually study probably from some partner ecosystem. They will actually study from somebody who's associated with Google. And on
the latest tech practices and the cloud architecture stacks that these companies are uh, doing in their own offices. So they will be like it is the closest that somebody can imagine being in the office of one of these companies. Like the next best thing to being in their office is to get somebody who's in their office come and teach you directly. So the curriculum has been co-designed. The classes will be co-taught. So students will have like a chance to get up to 10-15 lakh rupees of certifications if they are able to successfully pass those evaluations. And apart from that, they will get the latest tools. तो Gemini होगा, Azure होगा, Copilot होगा, ये जितने भी आपके latest AI stacks हैं, जितने भी आपके latest AI tools from all these companies हैं, they will be a part of the curriculum itself. So all the students who are in the campus, they will get to use these tools in a free capacity. And then they obviously become a part of the ecosystem of these companies. And because obviously when they talk to people who are coming from these companies and teaching you in curriculum, मतलब गूगल की टीम से आके लोग तुमसे बात करेंगे, you will also build a network. So rather than you facing them 4 years down the line in your interview, you are already interacting with them from day one, and those interactions will actually tell you way more what they are looking for in their interview than any other manual on the internet. And this is like you getting access to somebody who might be sitting on the opposite side of a interview, or probably somebody who you might be reporting to. So a lot of students might actually be studying from their future reporting managers. ग्रेट एक चीज वापस उसी पे आ रहा हूँ, जो मुझे लग रहा है $1 million एडवाइस आपने दी है वो है कि आज की डेट में सोलोप्रेन्योर वाला जो जर्नी है, दैट कैन बी जितने लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं, दिस कैन बी वेरी रिलेटेबल, क्योंकि सब एम्बिशियस है, एस्पायरिंग है, और बिल्ड करने का एक रोड मैप आपने दी है 3Ds, विच इज डिस्कवरी, डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन. क्योंकि डेवलपमेंट शॉर्ट हो गई है, तो आज की डेट में वो एस्पायर कर सकते हैं कुछ बनाने का अकेले, और उससे एक वेल्थ क्रिएशन की जर्नी शुरू हो जाती है. एंड यू योरसेल्फ, आप एक फाउंडर हो, 3 साल का फेल्ड स्टार्टअप का एक्सपीरियंस और 7 साल का सक्सेसफुल स्टार्टअप का एक्सपीरियंस. अब इस फाउंडर एक्सपीरियंस के बेस पे जब वो रेडी है, हम एक बार डिफाइन कर लेते हैं. डिस्कवरी इज फाइंडिंग द राइट आइडिया, डेवलपिंग इज प्रोडक्ट बनाना, डिस्ट्रीब्यूशन इज उसको मार्केट करना, राइट? ये 3 चीजें अगर उसने कर ली तो वो खाड़ लेगा. बिल्कुल सही बात है. अब वो डिस्कवरी में कौन सी गलतियां कर सकता है, कौन सी आप देखते हो यंग एंटरप्रेन्योर्स को जब वो आइडिया फाइंडिंग कर रहे होते हैं, प्रॉब्लम फाइंडिंग कर रहे होते हैं, क्या गलतियां वो कर जाते हैं जो वो अवॉइड कर सकते हैं, क्या उसको नहीं करना चाहिए? For example, you will be surprised to know that like a large percentage of people, when they want to have their first idea, that's always about education. क्योंकि 18 साल तक तुमने एजुकेशन ही कंज्यूम करी है, so you have some gap or some problem statement there, and तुम्हें लगता है कि यार एजुकेशन जाके सॉल्व करेंगे. मेरी भी पहले 3 साल वाली गलती वो हमने भी वैसी करी थी. So that is why the next time we started building for teachers, not for students, right? So I think one mistake that people do is that they don't go beyond the domain of the problem statement they have faced. So I think they will never talk to 100 people. So for example, जो product management track है, इसके first semester में एक exercise होगी, first and second semester में एक exercise करेंगे where people will have to just go to a street somewhere in Koramangala and talk to 100 people and figure out their problem statements in life. Because ये करना बहुत, इमेज सुनने में तो बहुत आसान है. कितनी आसान बात बोली मैंने. 100 लोगों से जाके बात ही करनी है ना, सब करते हैं रोज. 100 लोगों से बात ही तो करनी है. 100 लोगों से बात करना बहुत आसान है, 100 लोगों से काम की बात करना बहुत मुश्किल है. और काम की बात करने में ना तुम कतराते हो, बिकॉज बोरिंग है ना वो, ठीक है. बट अ प्रोडक्ट मैनेजर हैज टू डू दैट, अ फाउंडर हैज टू डू दैट. उसको आइडिया लेके 100 लोगों का फीडबैक लेने जाना है, रिव्यू लेने जाना है, नहीं, जाके 100 लोगों से बात करो और पता करो कि समझना कि प्रॉब्लम डिस्कवरी कैसे करोगे. क्योंकि तुम्हें लग रहा है तुम्हारी प्रॉब्लम, सागर में पत्थर कैसे ढूंढोगे दोस्त. पत्थर है तो सागर में कहीं भी फेंक दोगे. बट रियल मतलब the problem statement of any founder is to basically, they have an whole wide open world, billions of people with like billions of problem statements. एक फाउंडर की तकदीर उसकी मेहनत से नहीं डिसाइड होती है, डिसाइड होती है कि उसने कौन सी दिक्कत पकड़ी है. एंड दैट प्रॉब्लम स्टेटमेंट इन लाइफ हैज अ हायर कंट्रीब्यूशन ऑफ सक्सेस / फेलियर इन अ founder's journey than his own intelligence and efforts. You pick up a useless problem statement, however smart you are, nobody cares for it. You pick up a problem statement that probably might be relevant to the entire planet, and you will become the world's richest person. And I'm not saying that just the problem statement the richest person in the world has picked up is probably something that everybody, like if
If a settlement is established on Mars, it is relevant for probably everybody. Starlink, the internet distribution is relevant for everybody. The Grok AI, the AI wrapper and the AI engine is relevant to everybody. Look at all the richest companies, all the biggest companies in the world. They build a product, they identify a problem which is either universal for everybody, or they build a problem for a niche, but which people are ready to pay super expensive prices for. So बहुत हाई इंटेंसिटी की प्रॉब्लम पकड़ लो या या बहुत हाई वॉल्यूम की पकड़ प्रॉब्लम, लो. या तो बहुत सिंपल है, बहुत हाई वॉल्यूम की प्रॉब्लम पकड़ लो या बहुत हाई वैल्यू की प्रॉब्लम पकड़ लो. हाँ. Simple framework है. Most people most people without realizing pick up a problem which is limited value and limited volume. Those businesses never make money. Businesses will only make money either you have infinite volume and then you price it like on a low pricing, or you have a very low niche but with a very high pricing. FMCG, for example, is a very high volume but low value product. Premium skincare is a low volume but a very high value product. Both of these models make a lot of money. It's the difference between, मतलब मारुति बहुत पैसे बनाता है, रोल्स रॉयस बहुत पैसे बनाता है. बीच में जो कंपनीज होती हैं वो थोड़ा थोड़ा स्ट्रगल करती हैं. तो अब जैसे ये समझने में ना मुझे 10 साल लग गए यार, कैसे? पिट के हिट एंड ट्रायल करके हाँ. ये कहीं लिखा नहीं था ना यार. होगा कहीं लिखा, शायद किसी ना किसी किताब में लिखा होगा, हाँ. मुझे नहीं पता, कहीं ना कहीं तो होगा. ये ऐसे कोई नई चीज थोड़ी ढूंढी हमने. हाँ. माय पॉइंट इज दैट वी पेड अ लॉट ऑफ प्राइस. Like even inside Class Plus, we have, I think in our overall founder journey, we would have made 8-10 pivots by now. At least 8 to 10 pivots we have made, and thousands of smaller pivots like यार ये try कर लेते हैं, वो try कर लेते हैं. Point is, if somebody can come and teach you, and if you can learn from, that is the reason why we love calling founders to Polaris campus. It is not because founders can show off how big their companies is. I don't care about that. What I care about is when founders come to the campus and we specifically ask founders to talk about their failures, not their successes. Your success is very misguiding and it's very fancy and it looks very easy. The tough part is the hardships. So the reason why we call founders at Polaris, and we like here talk about the hard parts of your life, because that is what I want our kids to avoid. Good parts, so they will do. So my point is, if, for example, something as small as this, care what kind of a problem statement to pick, that in itself is something. So over the next 2 semesters, over the first 2 semesters, these product management track kids, they will have to go and talk to 100 random people and have like conversations with them and discover one problem statement in life. ये मैं बता नहीं सकता आपको, 100 में से 99 लोगों को ये नहीं आता लाइफ में. क्योंकि जब पता है क्यों नहीं आता, तुम 100 लोगों से बात करने जाते हो ना, तो 80 तुम्हें भगा देते हैं. पता है क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है तुम उन्हें कुछ बेच रहे हो. आपकी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी का डार्केस्ट फेज कौन सा रहा है? I'll tell you one case actually. 2018 की बात है. We had just started Class Plus. बहुत थोड़े से पैसे थे हमारे पास, and we were about to raise a round. We met somebody very, very smart and very intelligent. मतलब, like we met somebody and we were just absolute fans. And it was a corporate, and they said कि यार the person is a very reputed person. I still love that person. Like we just still like them a lot. And they said कि यार we want to put money and we want to invest 10 CR amount. उस point पे $65-70 का होता था, 1.5 million मोटा मोटा था. हमने यार लॉटरी लग गई भाई, मतलब मजा आ जाएगा. 1.5 million में कंपनी बनाएंगे ना, मतलब we will make a really good company out. We were very excited. And then obviously, like the person obviously is a very big short person, so he does not have the time to execute the entire deal. And he said कि यार my team will take care of it. मैंने कहा ठीक है, टीम के साथ काम कर लेंगे और हम फंडिंग राउंड क्लोज कर लेंगे. अब हमें तो टीम से हमने जब बात करी तो उनके सीनियर एग्जीक्यूटिव्स थे, मतलब उस फर्म के, तो उन्होंने कहा हाँ फंडिंग तो हो जाएगी अब 2-3 महीने में, तो आप अपना बिजनेस जारी रखो. और हमने कहा कि जारी क्यों रखना है, अब तो जब फंडिंग आ ही रही है तो
थोड़ा तेजी लाते हैं अपने काम में, मतलब लेट्स डबल डाउन और expenses, let's expand, let's build more team, let's launch the product, let's spend some money on marketing and let's grow fast. We did that. Yeah. And then we expanded our company, मतलब expanded the growth, and we ये देखते देखते आई थिंक जुलाई अगस्त में कुछ बात हुई होगी, सितंबर अक्टूबर हो गया और अभी तक राउंड क्लोज नहीं हुआ था। हम थोड़े घबराए कि यार, मतलब हमने फ़ोन किया, उन्होंने कहा नहीं नहीं सब चल रहा है, हो जाएगा हो जाएगा। अब हम भी बच्चे थे यार, मतलब फर्स्ट टाइम फाउंडर्स, और हमसे भी ज़्यादा कुछ बोला नहीं जा रहा था, बिकॉज यार मतलब इतना बड़ा अमाउंट था, हमें तो लग रहा था बहुत बड़ा अमाउंट है। एंड देन बेसिकली नवंबर की बात है, आई थिंक नवंबर 2018, एंड वी कॉल्ड देम। दिवाली थी, नवंबर में होती है दिवाली, मुझे याद है वो दिवाली। घर पे थे हम, और बड़ी टेंशन में दिवाली निकली यार वो, मतलब बिकॉज सच्चाई है यार कि नवंबर के पेरोल देने के बाद ना दिसंबर के पेरोल के पैसे नहीं थे। तो नवंबर का पेरोल हमने दे दिया था, बट अब हम एक्चुअली थोड़ा-सा नर्वस थे कि अब अगर ये अगले 30 दिन में पैसे नहीं आए, मतलब हम ये काउंट कर रहे थे कि यार शिट, नवंबर में 30 दिन होते हैं, 31 नहीं होते हैं। वो हालत हो गई थी कि यार, मतलब डर लग रहा था कि यार दिसंबर का पेरोल कैसे देंगे? और हमने टीम को तो कुछ ऐसे बोला नहीं था, और हमें तो एश्योर्ड था कि यार 2-3 महीने में हो जाएगा। हम तो ऑलरेडी सितंबर अक्टूबर में मान के बैठे थे। नवंबर में मैंने उनसे बोला, मतलब मैंने कॉल किया, तो उस फर्म ने बेसिकली कहा कि यार हो नहीं पाएगा यार ये, मतलब थोड़ा-सा टफ लग रहा है, अभी तो 2-3 महीने और लगेंगे। तो मैं समझ में आ गया कि यार ये डील होना तो थोड़ा-सा मुश्किल है। मैं और मेरे वो को-फाउंडर, मतलब हम दोनों के हाथ-पाँव सूजे हुए हैं अभी कि हम क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें? एट दैट पॉइंट वी सेड कि यार अब राउंड-वाउंड तो कहाँ होगा, वो तो सब बात की बात है। पहले जाके ना पैसे रेज़ करते हैं थोड़े से। मतलब सर्वाइवल मनी चाहिए कि यार, कंपनी का खर्चा था उस टाइम पे कुछ 20-25 लाख रुपए महीने का। तो हमने कहा यार 2 महीने लगा के तो यार मोटा-मोटा 40-50 लाख रुपए तो लगेंगे यार, और ले ऑफ नहीं करूँगा, मतलब वो, मतलब बहुत श्योर थे कि ले ऑफ नहीं करेंगे, मतलब लोगों को जाने के लिए नहीं बोलेंगे, बिकॉज़ उनकी क्या गलती है, अभी तो आए थे बेचारे, मतलब अभी जाने के लिए बोल दिया तुमने, ये तो इनह्यूमन है, मतलब मॉरल्स पे थोड़ी हिट लेंगे यार हम अपने। अरे खुद के पैसे तो ऑलरेडी जा चुके, क्योंकि पिछली कंपनी बंद हुई थी। सो हमारे पास तो कुछ बैंक बैलेंस बचा नहीं। हमारी सैलरी 25,000 रुपए महीना थी यार उस पॉइंट पे, मतलब वी वर टेकिंग 25,000 रुपीज़ अ मंथ। मतलब सोचो यार, 2018 की बात है, 5 इयर्स आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम आईआईटी, मतलब मेरा, मतलब आईआईटी में के बाद जो मेरी सैलरी थी उसका 1/3 ले रहे थे यार हम, 5 साल बाद, मतलब सारी सेविंग्स खत्म हो चुकी थी, पैसे ऐसे थे नहीं, घर से भी माँग चुके थे यार अब तो। तो मैं कहा घर से तो भी नहीं माँग रहे यार, तो करेंगे क्या? हमने 2 एंजल्स के पास गए अपने, जो हमारे एंजल इन्वेस्टर्स थे। तो हमने उनको कहा कि यार सर आप 40-50 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर दो। बड़े कैजुअली बोल दिया हमने। उन्होंने भी बोल दिया हाँ, कर देंगे। हमने कहा वाह! इतना आसान? मतलब हमने कहा फालतू में स्ट्रेस ले रहे थे। तो हमने कहा कि ठीक है सर, हम आपको बैंक डिटेल्स भेजते हैं, आप ऐसे-ऐसे साइन कर देना, जो कंपनी डॉक्स। तो हमने कहा कि ठीक है, हम आपको कंपनी डॉक्स भेज देंगे, आप साइन-वाइन कर देना। उन्होंने कहा नहीं, नहीं कंपनी डॉक्स भेजने की ज़रूरत नहीं है। हमने कहा वाह! ऐसा कैसे हो सकता है? कह रहे डॉक्स भेजना अपने नाम के। मुझे समझ में नहीं आया। क्यों? कह रहा है यार हम कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, हम तुम दोनों को पर्सनल लोन दे रहे हैं, 50 लाख का। तो अगर 2 महीने में फंडिंग हो जाती है, कोई टेंशन ही नहीं है, तुम रीपे बैक कर देना। और हमने कहा नहीं होती है तो? कह रहे दे देना। अरे हाथ-पैर फूल गया यार उस दिन हिमेश। बिकॉज़ एक पॉइंट पे मैं आपको बताता हूँ उस टाइम पे ऑप्शंस क्या हैं। अगर हम नहीं ले रहे हैं, तो कंपनी डेड, बंद। 3 साल का पहला स्टार्टअप, और ये वाला स्टार्टअप बढ़िया चल रहा है, मतलब इसमें एकदम ग्रोथ आ रही है, प्रोडक्ट रिसीव हो रहा है, मोनेटाइज़ेशन चल रहा है, महीने का कुछ 10-20 लाख रुपए का रेवेन्यू भी करते हैं। मतलब बढ़िया चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइनली चांस मिला है खेलने का। ये सब सारे सपने खत्म। घर जाओ मुँह लटका के, ज़िंदगी के 5 साल वेस्ट कर दिए, अपनी एनर्जी वेस्ट कर दी, अपने इमोशन सारे स्पॉइल कर दिए, अपनी सेविंग सारी लुटा दी, कोई वर्क एक्स नहीं है तुम्हारे पास। मतलब अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू करो। मेरे को ऐसा लग रहा था कि वापस 18 साल की उम्र वाली ज़िंदगी थी ना, जब कुछ नहीं था। कोई आईटी के टैग का वैल्यू नहीं होती, क्योंकि 5 साल हो गए आईटी से निकले हुए तुम्हें भाई, बूढ़े हो तुम। 27 साल की उम्र में ज़ीरो वर्क एक्स है तुम्हारा, ठीक है? एक ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि यार पैसे ले लो, बट अगर 2 महीने बाद नहीं रेज़ हुआ, तो जो सिनेरियो 1 में सारे डाउनसाइड्स हैं, वो तो हैं ही हैं। कंपनी अभी भी बंद, सेविंग्स अभी भी खत्म, इमोशनली तुम वैसे ही ड्रेन्ड हो, सक्सेसिव फेलियर्स का मेंटल पेन है, बट साथ साथ में दोनों भा दोनों भाइयों पे मिलके, मतलब दोनों फाउंडर्स में मिलके 25-25 लाख रुपए का कर्जा हो रहा है। तो उस 25 लाख को चुकाने में और 5 साल लग जाएँगे।
10 सा 5 मतलब वहाँ से 5 साल बाद लाइफ जाके ब्रेक इवन होगी। तीसरा ऑप्शन है कि भाई तुम ले लो, ये तो तुम सोच ही नहीं सकते कि 2 महीने में राउंड हो जाएगा। कोई नहीं प्रिडिक्ट कर सकता और ये 2018 की बात है, एडटेक कोई हॉट नहीं था। मतलब एडटेक में ऐसे ज़्यादा डील-वील होती नहीं थी, साल में 3-4 कंपनीज़ में फंडिंग हो गई तो हो गई और सारे बड़े वीसीज़ ऑलरेडी किसी ना किसी कंपनी में पैसे डाल के बैठे हुए थे। तो कोई सारे वीसीज़ ने मना कर ही सारे वीसीज़ ने तो मना कर ही दिया था ना, तभी तो जाके एंजल्स वेल्स गए थे, तो हमें नहीं पता था कि कहाँ से क्या होगा। तीसरा ऑप्शन था कि भाई ले लो और बस दुआ करो कि अगले 60 दिन में कुछ हो जाए। क्या हो जाए, कैसे होगा, कब होगा, ऑन द गो तुम्हें फिगर आउट करना पड़ेगा, देयर इज़ नो अदर वे, ठीक है? अगर बच गए तो मतलब ये स्टोरी ऑफ अ लाइफ़टाइम बन जाएगी, अगर पिट गए तो सिनेरियो 2 पे आ जाओगे। हमने देखो सिनेरियो 1 तो कर ही नहीं सकते, ये तो मतलब डर के भागने वाली बात हुई। तो हमने कहा कि या तो सिनेरियो 2 होगा या सिनेरियो 3 होगा। उस पॉइंट पे हमने ये सोचा कि यार देखो अब जॉब छोड़े हुए वैसे भी 4 साल तो हो ही चुके हैं, तो क्या होगा अगर वर्स्ट केस नहीं कंपनी चली, तो 4-5 साल और लगेंगे ये लोन उतारने में अपना। समझ लेंगे दैट वाज़ द कॉस्ट ऑफ अ, टेकिंग अ बेट ऑन आवरसेल्व्स और ज़िंदगी में दोबारा मैंने कहा था ज़िंदगी में दोबारा स्टार्टअप के बारे में आँख मोड़ के भी नहीं देखूँगा किसी स्टार्टअप की तरफ। आई विल बी डन एंड डस्टेड। करना तो छोड़ शायद जॉइन भी नहीं करूँगा कभी, ठीक है? स्टार्टअप से विश्वास उठ जाएगा। लकीली यार आई डोंट नो व्हाई हाउ इट हैपेंड देयर इज़ अ फंड कॉल्ड टाइम्स इंटरनेट एंड पीपल यूज्ड टू टेल अस कि टाइम्स इंटरनेट बहुत ही स्लो फंड है और मतलब सरकारी सा फंड है यार, ये तो कभी डील नहीं करेंगे, कॉर्पोरेट है। There were 2 people, Abhishek and Miten, like truest God sent angels. I don't know what we would have done had they not happened. They basically this January 5 is, if I remember the date right, January 5 2019 को आई थिंक हम मिले थे। दैट इज द डे दे सेड कि यार वी आर पुटिंग मनी, हम हाफ अ मिलियन टाइप्स डालेंगे, 400 के टाइप्स डालेंगे। एक और हमारा ओल्ड इन्वेस्टर था, उन्होंने कहा हम भी चलो 400 के डाल देंगे। और बट हमने कहा कि यार देखो 50 लाख रुपए उठाए थे, दिसंबर का पेरोल चला गया और जनवरी का पेरोल चला गया। 7 तारीख को पेरोल जाता था, तो हमने कहा 2 दिन बाद पेरोल फिर चला जाएगा। फरवरी के पैसे नहीं है हमारे पास जाने के लिए। तो हमने कहा कि फरवरी में पैसे चाहिए यार, कैसे? एंड दे सेड कि यार 30 डेज़ इज़ लाइक टू लेस, वी विल नॉट बी एबल टू वायर इट, ये वो। हमने कहा सर प्लीज़ कुछ भी करके करो। उन्होंने कहा चलो ठीक है, वी वी विल टेक केयर ऑफ इट। उससे ज़्यादा हम कुछ मतलब उससे ज़्यादा मतलब कुछ माँग भी नहीं सकते थे। आई कांट टेल यू यार, मतलब फरवरी में आई रिमेंबर दिस वाज़ 4th और 5th फरवरी, सम ऑफ दैट डे। सुबह मैंने वासुदेव मेरा को-फाउंडर, हम दोनों ने बेसिकली वो पूरा एसएचए साइन किया उनके ऑफ़िस में और उनके ऑफ़िस में बेसिकली एसएचए साइन करके नोएडा का ऑफ़िस था और उन्होंने कहा था कि यार अब हमने कहा ये सब तो हो गया, पैसे कब आएँगे? बिकॉज़ 7 तारीख को पेरोल जाना है एंड पेरोल के लिए पैसे नहीं है और कंपनी को नहीं पता कि ये सब हमें लगता था कंपनी को नहीं पता। बाद में हमें कंपनी वालों ने बताया कि सब पता था यार, 2 कमरों की कंपनी है, क्या छुपा हुआ था, सब कुछ ही पता था। ठीक है? मैंने कहा कि यार ये पैसे कब आएँगे? उन्होंने कहा कि यार देखो ये डॉक्यूमेंट्स ना गुड़गाँव जाके देने होंगे। तो गुड़गाँव जब ये चाहेंगे तो उसके अगले दिन पैसे आ जाएँगे। तो हमने कहा आज भेज देते हैं गुड़गाँव। तो उन्होंने कहा कि वो शटल जाती है यहाँ से गुड़गाँव, तो वो तो चली गई। तो हमने कहा शटल चली गई मतलब? कहते यार अब तो शटल मंडे जाएगी। हमने कहा मंडे नहीं हो सकता सर, मंडे नहीं हो सकता, कुछ भी करके आज ही जानी है। उन्होंने कहा शटल तो अब चली गई। तो उन्होंने कहा तुम किसी कोरियर बॉय को भेज दो। हमने कहा हम कहाँ कोरियर बॉय को भेजेंगे, मतलब देयर इज़ नो और इतना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट तुम कोरियर पे थोड़ी भेज सकते हो यार, क्या कर रहे हो? तो हमने कहा कि भाड़ में जाए सब कुछ, टोपी लगाओ। वैसे हमने कहा कि यार कोरियर बॉय नहीं मिलेगा। हमने उठा के वो डॉक्यूमेंट का पोथा पकड़ा, मतलब पूरा वो जो बॉक्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, 2 सेट्स ऑफ 200 पेजेस ईच। वी जस्ट पिक्ड इट अप। आई वेंट फ्रॉम नोएडा टू गुड़गाँव। 3 कुछ 3:30 टाइप्स उनका फाइनेंस डिपार्टमेंट बंद हो जाता था। 3 सवा 3 बजे हम किसी तरह वहाँ पहुँचे। फिर वहाँ पे जाके किसी गुप्ता जी को ढूँढना था। तो रिसेप्शन पे ही बोला कि मैं कोरियर। उसने कहा तो उन्होंने कहा तुम क्या करते हो? मैंने कहा क्या बताऊँ, फाउंडर हूँ बट काम तो इस टाइम कोरियर का कर रहा हूँ यार। मैंने कहा मैडम कोरियर है। कहते किससे मिलना है? मैंने कहा सर 7वें फ्लोर पे जाना है, गुप्ता जी से मिलना है। यहाँ से आया हूँ ऑफिस से, डॉक्यूमेंट देने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने किसी तरह भेजा होगा। आई थिंक जब तक मैं पहुँचा बेसिकली उन गुप्ता जी के ऑफिस में, पता नहीं गुप्ता जी थे वो फुल नेम क्या था, 3:35 3:40 हो गए थे। मैंने उनको जाके कहा, मैंने कहा सर ये, उन्होंने कहा बेटा बट 3:30 तो बज गए, अब तो ये कल प्रोसेस होगा। मैंने उनको पूरा समझाया 2 मिनट में। मैंने कहा सर समझो कितना इंपॉर्टेंट है, नोएडा से उठ के आया हूँ, 2 घंटे की ड्राइव लगी है यहाँ तक आने में और मतलब गाड़ी-वाड़ी नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आया हूँ, प्लीज़ कुछ कर दो।
कंपनी का पेरोल डिले हुआ, आज तक हुआ नहीं है, मतलब इतने साल की मेहनत है, ये बैकग्राउंड है, ये बना रहे हैं यार, ये वो। उन्होंने कहा बेटा चलो ठीक है जाओ, देखते हैं। वही देखते हैं, अब देखते हैं पे तुम क्या कर लोगे? किसी तरह उन्होंने बस हाँ, मैंने उनको यही बता दिया कि मैंने कहा सर देखो कोरियर मतलब आना था एक प्रॉपर कोरियर की तरह, बट इतना टाइम नहीं था। मैं खुद ही फाउंडर हूँ, खुद ही कोरियर लेकर आया हूँ, आप प्लीज़ किसी तरह देख लेना। यार मैं वहाँ से घर निकला हूँ, मैं लाजपत रहता था। 4:30 पौने 5 के आस-पास मैं घर पहुँचा हूँ। और फिर ना मतलब एक मैसेज आता है अचानक से एसएमएस पे। मैसेज आपके ऑब्वियसली बैंक अकाउंट का एसएमएस है वो। और उसपे ना मेरे को नंबर याद है, उसपे लिखा है 28900000। बस वो इतने सारे ज़ीरो थे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। मुझे सिर्फ 289 दिखा क्योंकि मुझे पता था एसएचए में लिखा है वो नंबर, आईएनआर 2.89 सीआर था वो नंबर। मैंने वो तो देखा है एंड आई कांट टेल यू हिमेश, मतलब उस पॉइंट पे ना ये नहीं निकला मुँह से कि यार मतलब मचा दिया, ये कर दिया। वो लगता है ना तुम्हें कि एक्सपल्शन होगा, सेलिब्रेशन होगा या मतलब जॉय होगा या यू विल स्क्रीम आउट ऑफ थ्रिल। At that point, it was just a huge relief. मतलब I probably sighed like anything. I was like, ha, it is done. I was like कि यार ये बैंक में आ गए, 2 दिन बाद पेरोल होगा, सैलरीज टाइम पे चली जाएंगी, किसी की सैलरी डिले नहीं होगी। और बस वो एक लंबी सी रिलीफ निकली है। मतलब अगर आप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच देखोगे ना, जिसमें कोहली ने वो 8 बॉल पे 28 रन मारे थे। Kohli is a very excited and energetic player. Like after winning every match, he's like very animated and very reactive. In that match, if you see everybody's celebrating, he's down on his knees and he's just seeing the stars up, and I think just thanking God that it's over. I think he's also celebrating relief more than joy and any other sort of celebration. And I've realized that when you win battles which you have in your mind accepted to lose, you don't celebrate. You are just grateful and relieved that it is done. आई थिंक बस वो मैसेज देखा होगा, इतने में भासत का फ़ोन आया मेरे को फाउंडर का। और उसने बोला भाई आ गए। मैंने कहा हाँ भाई आ गए। हम दोनों ने एक दूसरे को बोला ठीक है मंडे मिलते हैं। एंड जस्ट वेंट बैक टू आवर होम्स लाइक डन। उस दिन हमने ठाना था कि यार वी विल नेवर एंड इन दिस स्पेस अगेन। अगले 45 डेज में वी क्लोज्ड अनदर 3 सच चेक्स ऑफ 2.5 to 3 CR। अल्टीमेटली अप्रैल में, मुझे याद है अप्रैल में हमने 11 करोड़ का राउंड क्लोज किया, विच वाज आवर फर्स्ट एवर मेजर इक्विटी राउंड। 10 करोड़ का राउंड क्लोज होना था वो, मतलब कंपनी एकदम मौत की राह से, मतलब मौत को छू के एकदम बस किस्मत से मतलब बच गई। और वहाँ पे फिर हमने लाइक बाय एंड ऑफ अप्रैल वी रेज लाइक $1.6 million। एंड देन वी सेड दैट उस टाइम पे हमें हो गया था कि यार ये ह्यूमिलेशन, ये पेन, ये एडवर्सिटी ये दोबारा देखनी नहीं है। क्योंकि मैंने बोला ना फाउंडर को डर नहीं लगता टू लूज थिंग्स। अ फाउंडर इज वेरी अनहैप्पी एंड फ्रस्ट्रेटेड व्हेन दे आर suffering because of external things which are not under their control, and I was like यार this will not happen again। उसके 6 महीने में हमने 2.5 मिलियन का राउंड क्लोज किया। उसके अनदर 6 महीनों में फिर हमने 9 मिलियन का राउंड क्लोज किया। उसके 4 महीनों में हमने फिर एक 10 मिलियन का राउंड क्लोज किया। उसके 3 महीनों में फिर हमने एक 30 मिलियन का राउंड क्लोज किया। फिर उसके बाद 3 महीनों में एक और, फिर उसके बाद 4 महीनों में एक और 30 मिलियन का राउंड क्लोज किया। उसके 6 महीने बाद हमने एक और 65 मिलियन का राउंड क्लोज किया। फ्रॉम दैट डे ओवर द नेक्स्ट 2.5 years we raised more than $150 million in private market. Almost half of that money is still in the bank at Class Plus. It has never been used. The company has turned profitable 2 years back. We have been a cash flow positive company for 8 quarters now, 2 years now. Yes, last year was our first ever fully cash flow positive year. Half of that money is still lying in the bank. We never used it. We will probably never use it. But we realized that we were raising money out of revenge. Revenge and fear both. Revenge because how the fuck could we put ourselves into that situation? And fear of not ever being or fear of not ever finding ourselves in that position again. And that is why, like, when people ask here why is Class Plus raising so much money, it's a beautiful company, it's a SaaS company and ये वो, I was like मैं तुम्हें कैसे बताऊं मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि ये ज़रूरत नहीं है। ये it is sort of a redemption, it is sort of an escape from the past that we have seen
from the closest quarters of pain and agony. I think that I won't call it the darkest तो नहीं समझ में आता मुझे, but it's like some phases they come and they change you as a person and you are never the same again. I think those 3 months for us were that. I think that is a crash course of life. Unfortunate aspect यार ये है महेश कि some people are still able to get success after that tap and tapasya. There are a lot of founders who don't get that redemption also. And that's why I'm saying that building a company is a very... The odds are against you, man. The odds are against you. वो भी SpaceX पे वो image नहीं viral हो रही वो Elon Musk की sitting in shorts inside a factory. I'm telling you, it will be one of the most comfortable images. You have no idea what has gone through. Like, he's become the world's first trillionaire. It can't be by accident. It can't be by just genius. It has to be about the emotional endurance that he has probably faced in situations you and I can't even imagine. Everything cannot be solved by money. And those are the things that frustrate people the most. I'm like, yeah, that is the toughest. And that is the... देखो यार, सॉल्व हो जाता है तो वो जॉयस हो जाता है, सॉल्व हो जाता है तो वही सेलिब्रेटरी हो जाता है, कहानी बन जाती है, मिसाल बन जाती है. नहीं सॉल्व होता तो वो इतिहास बन जाता है और वो किसी को सुनाया नहीं जाता. अगर उस दिन वो कंपनी बंद हो जाती तो आज ये बात नहीं हो रही होती. अभी कुछ लोग देख के कहेंगे वाह क्या मजेदार चीज है, कर लो, सब 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 बनता है. बट भाई ये इतिहास और मिसाल में सिर्फ सक्सेस का ही एलिमेंट डिफरेंस है, बाकी सब तो सेम ही है. बट आई लव इट. आई जेन्युइनली से यार एवरीबॉडी शुड बिकम अ फाउंडर. ट्राई इट आउट. You never know, you might be really good at it. Emotional, like if you can control your emotions, I think, like if you can manipulate your own emotions, I think you'll be a great founder. How you do it? करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात पे सिल पर परट निशान, which means कि कबीर का एक बहुत पुराना दोहा है. Actually, it is also about ours. Actually, कबीर जी यही कहते हैं कि यार वो कुआं होता है ना, कुएं पे रसरी मतलब करत करत अभ्यास के मतलब डू एज यू प्रैक्टिस मोर, जड़मती होत सुजान, which means that the dumb becomes smart. रसरी आवत जात पे मतलब वो रस्सी जब आती है कुएं से ऊपर, सिल पर परत निशान में, सिल मतलब वो पत्थर, उस पत्थर पे निशान पड़ जाता है. तो वो व्हाट इज इट लाइक दैट रोप रनिंग अगेंस्ट द स्टोन फॉर आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स. एक पॉइंट आएगा सोलोप्रेन्योर कमाना शुरू करेगा, राइट? एंड एज यू सेड कि आपका इंटरेस्ट पर्सनल वेल्थ के अंदर, पर्सनल फाइनेंस के अंदर है. पैसा कमाएगा और वेल्थ बनाएगा दो अलग चीजें हैं, राइट? बहुत से लोग पैसा कमाते हैं पर वेल्थ नहीं बना पाते. सो आपने, सिंस यू डील विद ऑल काइंड ऑफ एज ग्रुप्स, आप टीम भी है, सब कुछ है, एंड अगेन फाउंडर सर्कल भी है, क्या डिफरेंस होता है वो लोगों में जो पैसा बनाते हैं लेकिन वेल्थ नहीं बना पाते? यार वो वही डिफरेंस है रेवेन्यू और प्रॉफिट का. द डिफरेंस लाइज इन एक्सपेंस. लाइक ग्रेट रेवेन्यू विद, या वही वाली बात है, मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं कंपनी $100 रेवेन्यू बनाती है, प्रॉफिटेबल है या नहीं फर्क नहीं, मतलब इट्स इनसफिशिएंट डेटा. कैट के एग्जाम की भाषा में बात करूंगा, इनसफिशिएंट डेटा है. इट्स अबाउट कि यार आपका एक्सपेंस क्या है. कुछ एक्सपेंस नीडेड होते हैं विच इज यूटिलिटी, कुछ एक्सपेंसेस विश लिस्ट होते हैं विच कैन बी वैनिटी. आई थिंक एंड दैट इज योर पर्सनल फाइनेंस. आई थिंक स्पेंडिंग हैबिट्स आर अ ग्रेट, आई थिंक स्पेंडिंग हैबिट्स आर रियली इंपॉर्टेंट इन लाइफ, चाहे वो पर्सनल फाइनेंस हो, चाहे वो कंपनी फाइनेंस हो. आई थिंक the two things basically determine your ability to create wealth. One is your spending habits and second is your investing ability. If you do both, मतलब 2x2 की ग्रेड बना लो आप, good like wise spender and reckless spender, और smart investor versus immature investor. तो अगर आप smart investor और sensible spender हो, you will compound your wealth at the greatest rate possible. अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टर हो बट रेकलेस स्पेंडर हो, यू विल ऑलवेज बी इन अ लिम्बो. ठीक है. इफ यू आर अ स्मार्ट स्पेंडर बट यू आर नॉट अ स्मार्ट इन्वेस्टर, then you will not grow your wealth at a rate, but you will always have sufficient money. You will never run out of money because your expenditures are sorted. And if you are a reckless spender and a immature investor, that is a path to bankruptcy, or how do I say, like in a if like that is a path to bankruptcy and that's a path to reckless spending and immature investing. that's the path to zero.
नॉट मैनी जीरोस, वन वैसे तो जीरो। रेकलेस स्पेंडिंग वाला इन्वेस्ट ही नहीं करने लायक बचेगा, वो हाँ। जनरली इमेच्योर छोड़ो, इन्वेस्ट ही नहीं कर रहा होगा। तो कैपिटल एलोकेशन है यार, मतलब हाँ। तो पर्सनल फाइनेंस कह लो, कैपिटल एलोकेशन कह लो, आई थिंक दिस इज द ओनली डिफरेंस आई हैव सीन, लाइक पीपल लाइक टॉप गलतियां क्या आपको नजर आती हैं लोग करते हैं? पर्सनल फाइनेंस में दे जस्ट डोंट अंडरस्टैंड द मार्केट्स एट ऑल। हम्म, इंडिया में आधे लोग जो इन्वेस्ट करते हैं उनको पी रेशियो का मतलब नहीं पता होगा यार, उनको लगता है ये फाइनेंशियल बातें हैं सारी। हम्म। पी रेशियो समझना उतना ही आसान है जितना बीएमआई समझना है। प्रॉब्लम है इंडिया में बीएमआई भी समझना। प्रॉब्लम वो है यार, इंडिया में ना मेजरेबिलिटी का थोड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा हल्का है यार। हाँ। इंडिया में ना मतलब कैसे बात होती है, थोड़ा दूर है, थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा पीछे है, तो कम ज़्यादा, दूर पास, ऊंचा नीचा, लंबा छोटा, ये तो इंडिया में ना बात थोड़ी सी Specifics वेग में तरीके नहीं है, से ठीक होती है। ठीक लगा लो, क्या शेयर specific मार्केट नहीं। कैसे चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। बढ़िया कैसे चल सकता है भाई? यू टेल मी 7% अप YTD। मतलब हम्म, इन्हें होता है कि और कैसे चल रहा है? सब बढ़िया, मतलब तो दैट एंटायर थिंग ऑफ, आई थिंक वी एज अ कंट्री नीड टू बी मोर मेजरेबल। आई थिंक दैट इज ऑल्सो व्हाट इंजीनियरिंग टीचेस यू। Engineering actually teaches you a lot of measurability and structure in your daily stuff. Everything is just by price. कि यार ये सस्ता है तो बढ़िया होगा। मैं एजुकेशन की बता रहा हूँ ना आपको, कि वो 10-15 लाख का सस्ता 4 ईयर प्रोग्राम है, तो वहाँ जाके कॉलेज में कर देते हैं। ये नहीं समझ में आता कि उस 4 साल के बाद कुछ होगा नहीं, और उसके बाद MBA करने और जाओगे तो 15 लाख और लग जाएंगे। तो वही हो गया वो जो 50 लाख वाले। हाँ। तुमने तुमने 8 साल के पीरियड में तो 40-50 लाख रुपए सस्ता खर्च कर एक्चुअली दिए। बिकम्स महंगा, It right? becomes more expensive because of the opportunity cost it takes away from you. हम्म, In terms of your life, you will always be like, if you become, यार टेक्निकली लोग यूएस जाते थे, यूएस की फीस इज फार हायर यार। यूएस में फीस इज लाइक 1.5 to 2 CR, but people still went to US, not because it was cheap, because the ROI was there. They also knew that if they go there they'll also land a 50-60 lakh job straight away. So the things, any purchase decision in India should not be uh, decided by cost. It should be decided by the ROI, and ROI is basically value on numerator and cost on denominator. If your outcome is basically, if your output is greater than the cost, or if your output is like if your output is healthy compared to the cost, like you should always opt for it, man. That is how the capitalist world actually works. But India में like कॉस्ट देख के लोग के हाथ पैर फूल जाते हैं कि यार नहीं, एंड देन दे एंड अप पेइंग दैट, देन और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझ में नहीं आती। दे डोंट रियलाइज दैट वेस्टिंग 4-5 years ऑफ योर करियर, आपका 20-25 years ही होता है। 20 साल में जिसको करना होता है ना वो कर लेता है, उसके बाद तो खींच रहे हो आप करियर अपना। 20 साल में से अगर आप 5 साल ऐसे ही निकाल दोगे, मतलब ये रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एजुकेशन करते हुए, तो आपने 25% करियर तो अपना वैसे निकाल दिया। आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इतनी है, तो वॉट यू थॉट इज चीप एजुकेशन इज एक्चुअली बिकमिंग एन एक्सपेंसिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑन योर एंटायर करियर। उससे बेटर है यार कि मतलब ठीक है, गो एंड स्पेंड एंड देन थिंक कि यार लेट्स मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। टेक के बारे में अवेयरनेस बढ़ी होगी, फ्यूचर में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा वो क्लियर हुआ होगा, सोलोप्रेन्योर का फॉर्मेट मिला होगा, 3Ds का फ्रेमवर्क मिला होगा, वेल्थ क्रिएशन मिस्टेक्स मिली होंगी, और एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ से तो जितना सीखो उतना कम है, और कई सारे वैल्यू नगेट्स आपको इस पॉडकास्ट से मिले होंगे। पर एक टॉप लर्निंग क्या रही वो नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करना। पॉडकास्ट के नीचे जब हम एक दूसरे की लर्निंग्स पढ़ेंगे तो ये एक्सपीरियंस और रिमेम्बरेबल और मेमोरेबल और वैल्यूएबल बन जाएगा। मैं पिछले 16 साल से इसी मिशन पे हूं कि अपने वीडियोस, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, बुक्स, पॉडकास्ट, रील्स, इनके थ्रू आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करता रहूं, आपको हेल्प करता रहूं आगे बढ़ने में। मैं इसी तरह से साथ निभाता रहूंगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।